रंगा की गुर्राहट में गुस्सा साफ दिख रहा था, जैसे उसे डांटते हुए दो राक्षस, एक नीले बालों वाला और एक काले बालों वाला, जवाब में कूदे। एक पल बाद एक शॉक वेव ने जमीन में एक गड्ढा बना दिया, जिससे धूल और मिट्टी के ढेर आसमान में उड़ गए। रंगा के वॉइस कैनन के धमाके में इतनी ताकत थी कि वो मौके पर ही गॉब्लिन के एक ग्रुप को खत्म कर सकता था, लेकिन ये तभी काम करता अगर वो सच में राक्षसों पर लगता। इस बचाव से रंगा घबराया नहीं। उसे अपनी काबिलियत पर गर्व था, लेकिन उन्हें नाकाम होते देखना इस समय उसकी सबसे कम चिंता थी। वो जमीन से उछला, उम्मीद थी कि नीले और काले बालों वालों के किसी भी मिलकर किए गए हमले को वे शुरू करने से पहले ही खत्म कर देगा। वे दोनों अभी भी हवा में थे और रंगा ने काले राक्षस पर निशाना साधा, ये सोचकर कि ये दोनों में से कमजोर है। एक को रास्ते से हटाने से उनका टीम वर्क खत्म हो जाएगा, जिस पर वे इस लड़ाई में भरोसा कर रहे थे। रंगा अपने लक्ष्य को पाने के आधे रास्ते पर था। उसने जिस बात पर ध्यान नहीं दिया वो ये थी कि उसके 2 से ज्यादा दुश्मन थे। जिस पल वो हवा में था, अचानक उसके सामने आग की एक दीवार दिखाई दी। ये शमन द्वारा किए गए आध्यात्मिक जादू जैसा लग रहा था, लेकिन ये एक अलग तरह का था, एक तथाकथित रहस्यमयी कला जो मायावी जादू के परिवार का हिस्सा थी। इतने जटिल जादू में महारत हासिल करना ये दिखाता था कि ये राक्षस कितने एडवांस थे। कोई ऐसी भीड़ नहीं जो मुख्य रूप से अपनी प्रवृत्ति पर जीती हो, बल्कि ऐसे लोग जो इंसानों की तरह सीखने और तर्क के आधार पर काम करने में सक्षम थे। रंगा के रास्ते को रोकने वाली आग की दीवार खास तौर से नुकसानदायक नहीं थी, लेकिन इसने जादू करने वाले को दुश्मन के एक हमले को पूरी तरह से रोकने की इजाज़त दी। आगे बढ़ते दुश्मन के सामने ऐसी ढाल बनाने से स्मोक स्क्रीन का भी काम हो सकता था, जिसे जादू करने वाले को प्लान बनाने के लिए कीमती समय मिल जाता। और ये तरकीब कामयाब रही। अपना निशाना खोकर रंगा को वापस जमीन पर उतरना पड़ा। उसे ऐसे दुश्मनों से लड़ना पसंद नहीं था जो हर कीमत पर सीधे हमले से बचने के लिए चालें और धोखे का इस्तेमाल करते थे। लड़ाई की शुरुआत में किया गया मायावी जादू कन्फ्यूजन ने उसकी तेज सूंघने की शक्ति को भी बेकार कर दिया था। कम से कम इसके असर ने उसे अभी तक पूरी तरह से कमज़ोर नहीं किया था। हालांकि इसने लड़ाई में उसके ज़्यादातर साथियों को ख़त्म कर दिया था जो जादू के हमले का सामना नहीं कर पाए थे। सिर्फ रिगूर, जो सिक्योरिटी टीम का हेड था, और गॉब्टा, जो रिगूर का राइट हैंड मैन था, ही इसका सामना कर पाए। बाकी के करीब 1 दर्जन हॉबगॉब्लिन, जिन्हें शिकार के दौरान इमरजेंसी कॉल पर बुलाया गया था, अपने टेम्पेस्ट वुल्फ साथियों के साथ अब असल में लड़ाई से बाहर हो गए थे। रंगा ने गुस्से से आग की दीवार और गुलाबी बालों वाली ओग्रेस कैस्टर को घूरा, जिसने उसके दोस्तों को खत्म कर दिया था। कुल मिलाकर 6 दुश्मन थे, 6 ओग्रेस जो जूरा के जंगल के निवासियों में ऊंची जाति के थे। वे लड़ाई में हल्के में लेने लायक नहीं थे, न तो काले और नीले बालों वाले ओग्रेस जिनसे रंगा भिड़ने की कोशिश कर रहा था, और न ही बैंगनी बालों वाला ओग्रेस जिससे रिगूर लड़ रहा था, और न ही ग्रे बालों वाला बूढ़ा ओग्रेस जिससे गॉब्टा लड़ रहा था, और निश्चित रूप से जादुई शक्ति वाली गुलाबी बालों वाली ओग्रेस तो बिल्कुल नहीं, जो इतनी आसानी से अपने साथियों को जादुई फायदा दे रही थी, और न ही उसके बगल में खड़ा लाल बालों वाला ओग्रेस जो पूरे सीन का जायजा ले रहा था। उनमें से किसी को भी एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। वे रंगा और उसके दोस्तों से लड़ने के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे थे, एक ऐसी रणनीति जिसे कोई भी बेवकूफ़ जाति इस्तेमाल नहीं करेगी। देखने में वे आसानी से बी रैंक या उससे ऊपर के लग रहे थे। रिगूर और गॉब्टा जितने भी मजबूत थे, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। काश मेरा मास्टर रिमिरू यहाँ होता। रंगा ने इस सोच पर खुद पर ही हंसा। इस तरह अपने मास्टर पर निर्भर रहना अकल्पनीय होगा। फिर जैसे अपने शरीर की सारी कमजोरी मिटाते हुए उसने उस फैसले के लिए जरूरी पूरे विश्वास के साथ दहाड़ा जो उसे लेना था। गांव में शांति लौट आई थी, और इफ्रित के हमले के बावजूद जिसने जगह को तबाह कर दिया था, हॉबगॉब्लिन काफी शांत और संयमित व्यवहार कर रहे थे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि रिगार्ड, मेरा नया नियुक्त गॉब्लिन राजा, कितना अच्छा जनजात लीडर निकला था। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। उसने काम करने वाली टीमों का नेतृत्व करने में शानदार काम किया जब वे गांव को फिर से बना रहे थे, जबकि मैं शिजू की देखभाल कर रहा था। काइजिन, 3 बौने भाइयों और 4 गॉब्लिन लॉर्ड्स में से हर कोई अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था और दूसरे गांव वालों के लिए कुशलता से काम कर रहे थे। सच कहूं तो मुझे कुछ सलाह देने के अलावा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे खाने की सप्लाई की देखभाल रिगूर करता था जब भी वो सिक्योरिटी संभालने में व्यस्त रहता था। गाम, जो बौनों में सबसे बड़ा था, कपड़ों का जिम्मेदार था। डोल्ड, जो उससे छोटा था, औजार बनाने का, और मिल्डो, जो सबसे छोटा था, घर बनाने का।
सभी प्रोडक्शन की देखभाल काइजिन करता था, जबकि लिलिना, जो गॉब्लिन लॉर्ड्स में से एक थी, हमारे तैयार सामान के इन्वेंट्री को मैनेज करती थी। इसी तरह मैंने सोचा कि हम जिम्मेदारी बांट लेंगे। बाकी के गॉब्लिन लॉर्ड्स रिगार्ड, रेगार्ड और रेगॉर्ड क्रमशः मेरे न्याय, कानून और प्रशासन मंत्री बन गए। ये सभी रिगूर को लोकल गवर्नमेंट को एक साथ रखने में मदद करते थे। कानून मंत्री सुनना तो बहुत बड़ी बात लगता है, लेकिन असल में इसमें बस इतना ही था कि मैं जो कुछ भी बोलता था उसे लेकर उसे बदलने की कोशिश करना, इसे एक सही कानून में बदल दिया। सच में ये आसान था। ये पहले से ज्यादा समझदार राक्षस थे, लेकिन वे फिर भी राक्षस थे। जब उनके आसपास उनसे ज्यादा ताकतवर कोई होता था तो वे ज्यादातर बात मानते थे। इसलिए फिलहाल सब कुछ काफी आसानी से चल रहा था। नया देश बनाने के रास्ते में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन वैसे भी मेरे दिमाग में दूसरी बातें चल रही थीं। अब मेरे पास ये इंसानी शरीर था और मुझे इस पर जानवरों की खुरदुरी खाल लपेटना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं किसी से अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े बनवाऊंगा। स्लाइम होना यहाँ वहाँ काफी फायदेमंद साबित हुआ था, लेकिन इसके नुकसान भी थे। कुछ जादुई चीजों को छोड़कर मैं कोई कवच नहीं पहन सकता या कोई हथियार नहीं पकड़ सकता। और स्लाइम होना खुद में बुरा नहीं था, लेकिन नंगे कहने के लिए होने से पोटेंशियली समस्याएं हो सकती थीं। क्या होगा अगर जंगल से गुजरते समय किसी पत्ते या टहनी से मुझे कागज जैसा कट लग जाए और फिर किसी तरह का जहर या वायरस मुझे इन्फेक्ट कर दे? सावधान रहना अच्छा होता है, और मुझे लगा कि कुछ असली कवच पहनने से इस बारे में मेरी कोई भी चिंता कम हो जाएगी। मैंने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी जब तक कि मुझे सही जादुई चीज न मिल जाए। लेकिन अब जब मैं इंसान बन सकता था तो दुनिया मेरी मुट्ठी में थी, और बोने शिकार के बाद राक्षसों से मिली जादुई चीजों से हर तरह की चीजें बना रहे थे। तो मैं गांव से मिलने गया, इस उम्मीद में कि कम से कम बच्चों के साइज के कपड़े मिल जाएंगे। वो हमारी छोटी सी कपड़ों की फैक्ट्री में तैनात था, एक लकड़ी का केबिन जो तब बना था जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था, और वो गॉब्लिन लड़कियों की एक छोटी टीम की देखभाल कर रहा था जो सिलाई कर रही थी। यो गाम, मुझे अपने लिए कुछ कपड़ों की जरूरत है। क्या आप पक्का कह रहे हैं बॉस? आप इसे पहनने की क्या सोच रहे हैं? है, हा, तुम्हें यही कहना है? अगर तुम्हें लगता था कि मैं हमेशा के लिए स्लाइम रहने वाला था तो तुम गलत सोच रहे थे यार। हाँ। क्या तुम बड़े हो रहे हो? वेल, एक्चुअली ज्यादा नहीं है ना। क्या तुम शुरू से ही बच्चे थे या? ईश, मुझे थोड़ी और हैरानी और डर की उम्मीद थी। वेल ठीक है, मैं पूरे साइज का भी हो सकता हूँ, लेकिन ये ज्यादा आसान है। तो क्या तुम मेरे लिए फिट होने वाले कपड़े बना सकती हो? ओ जरूर, अगर मैं कुछ नाप ले लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? हे हरुना, चलो बॉस का पूरा नाप लेते हैं। मैं जाहिर है नंगा था, लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया जब हरुना नापने वाली रस्सी लेकर आई। आखिर मैं तो बस एक बच्चा था और मेरा शरीर जेंडरलेस था। ओ माय गॉड, उसने कहा थोड़ा शर्माते हुए। आप बहुत प्यारे हो गए हैं मेरे मालिक। प्यारे? मेरा मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगा, हाँ, लेकिन क्या ये बात तब भी लागू होती थी जब ये गॉब्लिन की सोच थी? और इस मामले में क्या मॉन्स्टर्स के भी मेरे जैसे एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स होते थे? अगर आप फूड चेन में बहुत नीचे जाएं तो वे परियों से जुड़े हुए थे, तो शायद उनका टेस्ट मेरे टेस्ट से ज्यादा मिलता जुलता था जितना मैंने सोचा था। तो हरुना ने मेरा नाप लिया, गाम ने मुझे कुछ दिनों में वापस आने को कहा, और बस इतना ही। करने के लिए कुछ और जरूरी काम न होने के कारण मैंने कुछ देर पहले मिली स्किल्स को आजमाने का फैसला किया। अगर मैं अपने नए खिलौनों के साथ शांति से खेलना चाहता था तो मुझे ऐसी जगह चाहिए कि जहां लोग ना आए और मुझे परेशान न करें। मैं अपने टेंट के अंदर ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था, जिससे मैं ज्यादा पावर यूज नहीं कर पाता। इसलिए मैंने रिगूर से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, उसे ऑर्डर दिया कि कोई मेरा पीछा न करे, और वहां से निकल लिया, गांव के बीच से सील्ड केव की तरफ। ये वही जगह थी जहां मैं पहली बार वेल्डोरा से मिला था, उसकी विशाल अंडरग्राउंड जगह में, जो काफी मजबूती से बनी हुई थी और पूरी तरह से दूसरे लोगों से खाली थी। यहाँ तक कि गुफा के मॉन्स्टर्स भी पास आने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वे वेल्डोरा के बारे में सोचकर भी बहुत डरे हुए थे। वहां पहुंचते ही मैं सीधे काम पर लग गया। शिजू को खाने से मुझे यूनिक स्किल डेविएंट और एक्स्ट्रा स्किल कंट्रोल फ्लेम मिली। दोनों ही ऐसे अटैक थे जो मेरी यादों में उससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। इसके अलावा मेरे पास इफ्रित के 3 मूव थे: रेप्लिकेशन, फ्लेम ट्रांसफॉर्म और रेंज्ड बैरियर। मैंने पहले ही रेप्लिकेशन का इस्तेमाल करके अपना ह्यूमन रूप चेक कर लिया था, तो वो ठीक से काम कर रहा था। तो सबसे पहले क्या ट्राई करें? इस बार इफ्रित से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लेम ट्रांसफॉर्म। अरे, पता चला कि ये स्लाइम फॉर्म में काम नहीं करता।
ये पहली बार नहीं था जब कोई स्किल किसी इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से मुझसे दूर हो गई हो। मैं सोचने लगा था कि इसका क्या कारण हो सकता है। समझ गया। इफ्रिट एक स्पिरिट है, एक ऐसा प्राणी जो आध्यात्मिक एनर्जी पर जिंदा रहता है। इसका फ्लेम ट्रांसफॉर्म अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए अपने शरीर को मैजिकल एनर्जी का सोर्स यूज करता है, इसलिए इसे फिजिकल फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता। तो क्या मैं इसे अभी तक मांस या किसी और चीज का बना हुआ हूं तो कास्ट नहीं कर सकता? क्या ये काम करेगा अगर मैं ब्लैक मिस्ट मोड में जाकर खुद को मैजिकल बॉडी दे दूं? चलो इसे ट्राई करते हैं। मैंने खुद को इफ्रित में बदल लिया और इसे यूज करने की कोशिश की। इस बार ये बिना किसी दिक्कत के काम कर गया। हालांकि मेरा कोर यानी वो चीज जिसमें मैं रहता हूं बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। तो इसे काम करने के लिए मुझे मैजिकल होना जरूरी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे जरूरी रूप से खुद को इफ्रित में बदलना पड़े, है ना? मैंने खुद को एक बड़े फिगर में बदल लिया और एक बार फिर फ्लेम ट्रांसफॉर्म ट्राई किया। इस बार आग मेरी उंगलियों के सिरों और पैरों की उंगलियों से निकली। इससे एक बैरियर के अंदर जिसके बारे में मुझे लगा कि ये गर्मी को बाहर निकलने से रोकता है, और जैसा कि मेरी थ्योरी थी, ये आत्माओं को जादू बर्बाद किए बिना ज्यादा देर तक खुद को दिखाने देता था। एक और अनोखी खासियत ये थी कि इसमें कुछ फिजिकल मजबूती थी अगर आप बैरियर के अंदर किसी को रखना चाहते थे। मैंने सोचा कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। सबसे बड़ा बैरियर जो मैं इससे बना सकता था वो लगभग 300 फीट डायमीटर के अर्धवृत्त में फैला हुआ था। हालांकि ये ज़मीन की सतह के नीचे किसी भी चीज़ पर असर नहीं डालता था। मैं इसे तब तक छोटा कर सकता था जब तक ये सिर्फ मेरे शरीर को कवर न कर ले, जिससे इसका असर बिल्कुल कम नहीं होता था और जादू की खपत कम से कम रहती थी। इस आज़ाद कंट्रोल का मतलब था कि मैं इसे एक हल्की सुरक्षात्मक परत की तरह पहन सकता था। ये फ्लेम ट्रांसफॉर्म के दौरान जादू के लीक होने से भी रोक सकता था। हालांकि इससे ज़्यादा मदद नहीं मिलती क्योंकि आग की लपटें कभी भी बैरियर से बाहर नहीं जाती थी। तो क्या गर्मी का लीक होना एक तरह से एनर्जी खोने जैसा था? क्या यही वजह थी कि ये मेरे जादू को सोख रहा था? समझ गया। फ्लेम ट्रांसफॉर्म मैजिक्यूल्स का इस्तेमाल करता है और एक निश्चित लेवल की गर्मी बनाए रखने के लिए गर्मी पैदा करता है। जादू का गर्मी में बदलना मतलब है कि दोनों में से किसी का भी लीक होना असल में एक ही नतीजा देता है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा समझ गया हूँ। तो अगर मैं आग की लपटों को सील के अंदर बंद रखता हूँ तो मुझे कोई एनर्जी बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिना किसी और काम के एक्टिव रहेगा। मुझे पक्का यकीन है कि मैंने पृथ्वी पर फिजिक्स क्लास में जो सीखा था वो थोड़ा अलग था, लेकिन न्यूटन को वहाँ जादू के बारे में कुछ भी थ्योरी नहीं बनानी पड़ी। मेरे मुकाबले उसके लिए ये आसान था। अगर मैं ये आग को पूरी तरह से कैसे घेरता है, या क्या बैरियर में सारी ऑक्सीजन खत्म होने के बाद ये बुझ नहीं जाएगा, जैसे सवाल पूछना शुरू कर देता, तो मैं इस दुनिया में कहीं नहीं पहुँचता। इसके अलावा अभी के लिए फ्लेम ट्रांसफॉर्म आत्मरक्षा के रूप में रेंज्ड बैरियर जितना ज़रूरी नहीं था। क्या ये काम करेगा अगर मैं इसे सिर्फ खुद को कवर करने के लिए इस्तेमाल करूं? एक ऐसा रूप जिसे मैंने संक्षेप में सिर्फ अपना बैरियर कहने का फैसला किया। मेरे पास इसका टेस्ट करने के लिए एकदम सही स्किल थी। हाँ, एक और रेप्लिकेशन का समय। मैं अपनी स्किल सेट के कुछ पहलुओं का टेस्ट करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, कहीं इस प्रोसेस में मुझे खुद को नुकसान न पहुंचा लूं, लेकिन रेप्लिकेशन ने इसके लिए एक असरदार जवाब दिया। आखिरकार मेरी कॉपियों में भी ठीक वही क्षमताएं थीं जो मुझ में थीं, सिवाय यूनिक स्किल्स के। मुझे लगता है कि वे सिर्फ मेरे लिए थीं, और जब तक वो मेरे पास होती मैं उनसे उन स्किल्स का इस्तेमाल करवा सकता था। लेकिन जैसे ही वे मेरी नज़र से दूर होती, यूनिक स्किल्स खत्म हो जाती थीं, सिवाय मेरी कंज्यूमिंग स्किल्स के, जो मेरी स्लाइम पहचान से इतनी गहराई से जुड़ी हुई थीं कि मेरी कॉपियाँ भी उनका थोड़ा इस्तेमाल कर सकती थीं। जब तक मैं अपनी कॉपियों से लगभग आधा मील दूर था, मेरा उन पर पूरा कंट्रोल था। उससे ज़्यादा दूरी पर वे बहुत ही आसान कमांड्स के अलावा कुछ भी नहीं समझ पाती थीं। फिर भी मुझे उनके देखने के दायरे का अंदाज़ा था, और मेरी थॉट कम्युनिकेशन स्किल से मैं जब चाहूँ उन्हें नए कमांड्स दे सकता था। दूसरे शब्दों में, ये एक परफेक्ट जासूसी टूल था, लेकिन ये इस टेस्ट रन का मकसद नहीं था। तो मैंने अपना एक क्लोन बनाया और उस पर एक बैरियर डाला। फिर मैंने अपनी एक वाटर ब्लेड उस पर चलाई। वो चाकू की तरह तेज थी। मैं देख सकता था कि वो हवा को चीर रही थी, लेकिन वो मेरी कॉपी के सामने हवा में गायब हो गई। बैरियर ने उसे पूरी तरह से रोक दिया। तो ये काफ़ी मजबूत था, जैसा मैंने सोचा था। फिर मैंने ये देखने की प्रैक्टिस की कि क्या मैं खुद पर बैरियर रखते हुए वाटर ब्लेड्स चला सकता हूँ। ये मेरी सोच से ज़्यादा आसान निकला। मुझे बस अपनी उंगली से एक छोटा सा जेट शूटर बनाना था और फायर करना था। ये शॉट्स बदले में अपने छोटे बैरियर में बंद हो जाते थे, कुछ वैसे ही जैसे एक बड़ा साबुन का बुलबुला दो छोटे बुलबुलों में बट जाता है।
ये कि ये छोटे फोर्स फील्ड्स ब्लेड्स की ताकत और रेंज को बढ़ाते हैं, ये एक और अनचाहा फायदा था। टेस्टिंग पॉइजन ब्रेथ और पैरालाइजिंग ब्रेथ के साथ जारी रही और इसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि बैरियर के नीचे रहते हुए डैमेज लेने से मेरी मैजिक खर्च होती है। पैरालाइजिंग ब्रेथ के साथ ऐसा नहीं हुआ। बैरियर ने उसे अच्छे से सोख लिया, लेकिन पॉइजन मिस्ट ने इसे तुरंत खत्म कर दिया और मैजिक खत्म होते ही पूरा बैरियर खत्म हो गया। बेशक इसका मतलब ये भी था कि जब तक मैं बैरियर को काफ़ी मैजिक से चार्ज करता, ये कुछ समय के लिए जहर से सुरक्षा देता। मैंने अगले बैरियर पर और मैजिक लगाई और उसे अपनी क्लोन पर रखा। पॉइजन मिस्ट के कुछ और शॉट्स ने इसकी पुष्टि की। जितनी ज़्यादा मैजिक मैं लगाता, बैरियर उतनी देर तक टिका रहता। असल में ये काफ़ी टिकाऊ प्रतीत हुआ, खासकर अगर बैरियर क्लोन के बजाय असली चीज़ को कवर कर रहा हो। मैंने सोचा इस हद तक कि पॉइजन मिस्ट स्टाइल अटैक से शायद चिंता करने की कोई बात नहीं थी। अब ये ऐसा कवच था जिस पर मैं भरोसा कर सकता था। दिन के आखिरी एक्सपेरिमेंट में रेंज्ड बैरियर के साथ फ्लेम ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। नतीजे कमाल के थे। बिल्कुल सही, ये ए रैंक का है कम से कम। फ्लेयर सर्कल बैरियर के अंदर एक फ्लेम ट्रांसफॉर्म बैरियर के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक चीज़ को कई हजार डिग्री गर्मी में झुलसा देगा, जिससे वे तुरंत जल जाएंगे। एक सीमित स्थान में बंद होने से ने आक्रमण की ताकत के लिए कमाल कर दिया। इसने हवा को ही जला दिया, उससे सारी ऑक्सीजन छीन ली और पीड़ितों के फेफड़ों को जला दिया, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि क्या हुआ है। जो भी जीव हवा में सांस लेता, उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। मुझे सांस लेने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी बेशक, और मेरी रेजिस्ट टेम्परेचर टॉलरेंस वैसे ही मेरा ख्याल रखती, लेकिन किसी और के लिए ये मौत की सज़ा थी। एक तरह से ये राहत की बात थी। अगर मेरा शरीर ऐसा नहीं होता जो इफ़रित के अटैक्स के हिसाब से इतना एडजस्टेबल होता, तो मेरी जीतने की संभावना बहुत कम होती। फिर भी ये एक और ओवरपावर्ड स्किल थी और मुझे इस पर थोड़ा और सोचना होगा। शिजू के पास कैंसल फ्लेम अटैक टॉलरेंस थी, शायद इफ़रित के साथ मर्ज होने का साइड इफ़ेक्ट। इससे उसे आग के हमलों या बहुत गर्म माहौल से सुरक्षा मिली, कुछ मेरे रेजिस्ट टेम्परेचर जैसा, सिवाय ठंड से सुरक्षा के। हालांकि इसने गर्मी से और भी ज़्यादा इंसुलेशन दिया। इस हायरार्की में कैंसल रेजिस्ट से ऊंचे लेवल का रहा होगा, और ये देखते हुए कि रेजिस्ट टेम्परेचर पहले से ही एक अपग्रेडेड टॉलरेंस था, कैंसल फ्लेम अटैक ने ज़बरदस्त सुरक्षा दी होगी। तो कुल मिलाकर प्रयोगों से उम्मीद से कहीं बेहतर नतीजे मिले। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं अपने टेंट के अंदर सीख सकता था। मैं तुरंत गांव को जला देता। नतीजों से खुश होकर मैं गांव वापस आ गया। मुझे नींद की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अपने मैजिक्यूल स्टोर को फिर से भरना ज़रूरी था, और आराम इसका सबसे अच्छा तरीका था। मुझे ज़बरदस्ती स्लीप मोड में जाने से तंग आ गया था, और वैसे भी चीज़ों को ज़्यादा करना कभी भी अच्छा विचार नहीं होता। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास दुनिया का सारा समय था। अगले दिन मैं फिटिंग सेशन के लिए गांव के कैबिन में रुका। वे अभी भी मेरा आउटफिट सिल रहे थे, लेकिन हारूना के पास मेरे लिए कुछ मास मैन्युफैक्चर्ड आर्मर और कपड़े थे जिन्हें मैं ट्राई कर सकूं। वाह, ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है मेरे मालिक। ऐसा लगा जैसे वो मेरे साथ थोड़ा ड्रेसअप खेल रही थी, जैसे कोई बच्चा अपनी गुड़िया के साथ। लेकिन हारूना और उसके साथियों को ये पसंद आया, तो मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। हमें उनके इक्विपमेंट में एक ऐसा आउटफिट मिला जो एकदम फिट था, इसलिए मैंने फ़िलहाल के लिए वही पहन लिया। ये मूल रूप से बाकी हॉबगॉब्लिन के कपड़ों जैसा ही था, लेकिन ये हैरानी से बहुत आरामदायक लगा। गाम अपने हाथों से काफ़ी अच्छा काम करता होगा आखिर। ये बुरा नहीं है, इसमें हिलना डुलना आसान है और ये काफ़ी मजबूत लग रहा है। हाँ, सुनकर अच्छा लगा बॉस। बस इंतज़ार करो जब तक तुम्हारा अपना कस्टम आउटफिट पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता। मुझे इसका इंतज़ार होने लगा था। मैंने उसे बॉस डायावर्स की खाल दी थी जिसे मैंने कुछ समय पहले मारा था, इसलिए फैशन और काम के मामले में ये फर्स्ट क्लास होना चाहिए। मैं बहुत उम्मीद के साथ गांव के वर्कशॉप से बाहर निकला, अभी भी बच्चे के रूप में, क्योंकि अभी अपने नए आउटफिट को छोड़ने का कोई कारण नहीं था। मुझे कुछ लोगों की भौहें चढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन पास से गुजरने वाले सभी लोग तुरंत मुस्कुराए और मेरे लिए रास्ता खोल दिया। उन्होंने मुझे पहचान लिया होगा, जिसके बारे में मैं सोच ही रहा था कि मेरी मुलाकात रिगर्ड से हुई, जो आसपास का जायजा ले रहा था। हे रिगर्ड, सब ठीक चल रहा है? सर रिमुरु। वह मुझे देखकर मुस्कुराया, तुरंत पहचान गया कि मैं कौन हूँ। हाँ, बिल्कुल मेरे मालिक, आपके शरीर के हर रोम से जो शान झलकती है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब मैं बस ये दिखा रहा था कि मैं कितना शानदार हूँ, चाहे मैं चाहता था या नहीं। कोई औरा नहीं, बस पूरी तरह से क्लास।
शायद उन सब का नाम रखने से इसका कुछ लेना देना था, लेकिन कारण चाहे जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक लोगों को पता था कि मैं कौन हूँ। इस चिंता के दूर होने के बाद मैंने गुफा में एक और एक्सपेरिमेंटल सेशन करने का फैसला किया। रिगर्ड से कहा कि जब तक कोई इमरजेंसी ना हो मुझे परेशान ना करे। मैं उस दिन फिर से कुछ काफी शक्तिशाली अटैक पर काम कर रहा था और मैं किसी को खतरे में नहीं डालना चाहता था। हाँ मेरे मालिक, वैसे मुझे लगता है कि आज आपको खाने की जरूरत नहीं होगी। इस सवाल पर मैंने रिगर्ड को सोच भरी नजर से देखा। ओह बिल्कुल, मैं ये कैसे भूल गया। मेरे पास ये प्यारा नया इंसानी शरीर है और मैंने अभी तक कुछ भी खाने की कोशिश नहीं की है। असल में रुको, मुझे लगता है कि मैं अब से तुम लोगों के साथ खाना खाऊंगा। आप करेंगे मेरे मालिक? एक और चमकीली मुस्कान, जो हॉबगॉब्लिन के चेहरे पर हमेशा थोड़ी डरावनी लगती थी, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, तो आज हमें इस मौके का जश्न मनाने के लिए एक दावत रखनी होगी। मैं लिलिना को हम सबके लिए एक शानदार खाना तैयार करने का निर्देश दूंगा। मैं भी उतना ही खुश था जितना वो था। मुझे भूख नहीं लगी थी नहीं, लेकिन टेक्निकली ये सालों बाद मेरा पहला ठोस खाना होगा। ये रोमांचक था। गांव से थोड़ी दूरी पर मैं रिगूर और गोप्टा से मिला। हे, मुझे लगता है कि आज गांव में एक पार्टी है, तो लिलिना के लिए कुछ स्वादिष्ट शिकार करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं अब खाना खा सकता हूँ, तो चलो इस शाम को मेमोरेबल बनाते हैं। सर रिमुरु, क्या ऐसा है? ठीक है, तो मैं सबसे रसीला गाय हिरन लाऊंगा जो मुझे मिल सकता है। गाय हिरन नाम से ये अंदाजा लगाना आसान था कि वो किस तरह के जानवर की बात कर रहा था। यहाँ के लोग ऐसा लग रहा था। ओह ये डिग इट, मैं सीरियसली इसका इंतजार करने लगा था। वैसे सर रिमुरु, आपके मई लूप का श्रेय हमें किस चीज को देता है? हे, आपने ध्यान दिया गोप्टा। स्लाइम के तौर पर जिंदगी मेरे लिए काफी आसान है, लेकिन इंसान के तौर पर घूमना भी कोई बुरा नहीं है। ये मुझे स्लाइम के तौर पर जितना मजा आता था उससे कहीं ज्यादा 5 सेंस पर कंट्रोल देता है, खासकर टेस्ट वो, और ये रूप मेरे लिए आप लोगों से इंटरैक्ट करना आसान बनाता है। स्वाद को छोड़कर मैंने स्लाइम के तौर पर अपने सभी पुराने सेंस पहले ही काफी अच्छे से इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन इंसान होना फिर भी ज्यादा नेचुरल लगता था किसी तरह। हालांकि इस समय स्लाइम होना दूसरी नेचर थी। ओह मैं समझ गया, गोप्टा चिल्लाया। मैं भी आपसे इंटरैक्ट करना चाहूंगा सर रिमुरु, लेकिन मुझे ज्यादा कर्व्स पसंद है सर। आवाज में बदलाव या दूसरे कारणों से मुझे नहीं लगता कि ये कुछ गंभीर है, लेकिन हम अपनी गश्त बढ़ा रहे हैं। ये मुझे अजीब लगा। वो शायद सही था, कुछ नहीं होगा, लेकिन इन मामलों में हमेशा एक कदम आगे रहना चाहिए। इसलिए मैंने रंगा को बुलाया और उसे रिगर्ड और उसकी टीम के साथ पहरेदारी का काम सौंपा। मुझे यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं था जिसे वो संभाल न सके। एक पल में रंगा मेरी परछाई से बाहर आ गया। अब मैं उसे बुला सकता था। मेरे गर्व ने मुझे ऐसा कुछ करने से मना किया जो गोप्टा इतनी आसानी से कर सकता था। मैं कुछ समय से चुपके से अभ्यास कर रहा था। आपने बुलाया सर रिमुरु? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जंगल में रिगर्ड की टीम में शामिल हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ दिखेगा, लेकिन अगर दिखे तो टीम को सुरक्षित रखना। हाँ मेरे मालिक, मैं ऐसा ही करूँगा। उसका चेहरा विनम्र और आज्ञाकारी था, लेकिन उसकी पूंछ पागलों की तरह हिल रही थी, जैसे उसे हुक्म दिए जाने से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं था। अब वो सामान्य आकार में वापस आ गया था, जिसका मतलब ये था कि वो अभी भी 6.5 फीट लंबा था या उसके आसपास, इसलिए पूंछ हिलाने से कम कोई तेज हवा नहीं चली। मुझे खुशी हुई कि वो मेरी ट्रेनिंग सुन रहा था। ध्यान से नजर रखना रंगा, और अगर तुम्हें कुछ दिखे रिगर तो मुझे बताना। चिंता की कोई बात नहीं है सर रिमुरु, मुझे उम्मीद है कि आपको जोरदार भूख लगी होगी। वो सही था, शायद मैं ज्यादा सोच रहा था। रंगा ताकत के मामले में कम से कम B+ था, शायद अब A- भी हो गया होगा। उसका क्लास जुरा के जंगल में दिखने वालों में सबसे ऊपर था। वो ठीक रहेगा। मेरे मुंह में उस भुने हुए फैंटेसी मॉन्स्टर मांस के बारे में सोचकर मेरा दिमाग बिना बात के ही घबरा रहा था। मैं जरूर करूंगा, मैं गुफा में रहूंगा, इसलिए अगर कुछ होता है तो मुझे बताना। फिर मैंने रिगर को सिर हिलाया और चला गया। गुफा तक पूरे रास्ते मेरे अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई थी। असली भुना हुआ मांस। मैं हॉबगोब्लिन के बढ़िया खाने से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता था, लेकिन अगर वे सिर्फ कुछ मांस और पौधे वगैरह ग्रिल कर रहे थे तो क्या गलत हो सकता था। वे शायद नमक के अलावा ज्यादा कुछ मसाला नहीं डालेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन रुको, क्या वे सच में कोई मसाला डालते भी हैं? मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे स्वाद का कोई एहसास नहीं था। उन्हें कम से कम नमक तो इस्तेमाल करना ही होगा। शायद मुझे कुछ चट्टानी नमक ढूंढकर अपने लिए थोड़ा स्टॉक बना लेना चाहिए, बस एहतियात के तौर पर। ग्रेट सेज द्वारा दी गई एनालिसिस स्किल ने मुझे कुछ नमक वाली चट्टानों को ढूंढने में मदद की। प्रेडेशन ने मुझे उसे सोखने और नमक निकालने दिया और मैंने बाकी फेंक दिया। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता था।
हालांकि क्या इस तरह की चीज़ों के लिए अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना सच में ठीक था? ये होना ही चाहिए। मेरे पास जो टूल्स है उनका इस्तेमाल करने में क्या नुकसान है? तो हाथ में नमक लेकर, अरे रुको, मैं अपनी स्किल्स टेस्ट कर रहा था, है ना? मैं आने वाली दावत से इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि मैं अपना असली मिशन भूल गया। मैंने अपने दिमाग से जाले झाड़े और कल की अंडरग्राउंड गुफा की ओर बढ़ा। आज मैं कुछ कंट्रोल फ्लेम पैंतरे आजमाना चाहता था। जैसा कि उम्मीद थी, ये आग को कंट्रोल करने की एक एक्स्ट्रा स्किल थी। आप अपने शरीर का तापमान और अपने हाथ की हथेली में आसपास की गर्मी बढ़ा सकते थे, इसे एक उंगली की नोक पर फोकस कर सकते थे, या बस अपनी पसंद की जगह पर जमीन पर कैंपफायर जला सकते थे, जिसके लिए असली लकड़ी या जलाने वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बस इतना ही था, इसलिए ये एक्स्ट्रा स्किल है, इतनी पावरफुल नहीं। मैं अपनी उंगली में आग नहीं लगा सकता था और अपनी हथेलियों से आग की लपटें नहीं निकाल सकता था। मैंने सोचा था कि शायद मैं अपनी उंगली की नोक से गर्मी को एक साइंस फिक्शन लेज़र राइफल की तरह निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत निराशा हुई। और शिजू की तरह आसानी से धमाके करने के बारे में तो भूल ही जाओ। वो शायद ऐसा करने के लिए इसे अपनी कुछ जादू के साथ मिला रही थी। रुको, जादू के साथ मिलाना? अचानक फ्लेम ट्रांसफॉर्म जो मैंने एक दिन पहले किया था मेरे दिमाग में आया। वहां मैंने बदला था। मैंने अपने फॉर्म को एक बड़े अडल्ट में बदल दिया और उस स्किल को अपने शरीर में डाल दिया। लेकिन जैसा कि मैंने रात भर इसके बारे में सोचा, मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके बजाय अपने अंदर की मैजिक एनर्जी पर फ्लेम ट्रांसफॉर्म आजमा सकता हूँ। स्पिरिट जीवों के लिए फ्लेम ट्रांसफॉर्म उनके शरीर को एनर्जी वेव्स में बदल देता था, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि मुझे इसे उसी तरह इस्तेमाल करना होगा। उदाहरण के लिए, क्या होगा अगर मैं कुछ मैजिक रिलीज करूं और उस पर फ्लेम ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करूं? और अगर मैं फिर कंट्रोल फ्लेम से उसके नतीजों को कंट्रोल कर सकूं? मिल गया। आपके यूनिक स्किल प्रेडेटर, यूनिक स्किल फ्लेम ट्रांसफॉर्म, एक्स्ट्रा स्किल कंट्रोल फ्लेम और यूनिक स्किल डेविएंट के मिमिक पहलू को मिलाना संभव है। एग्जीक्यूट करें? हाँ, नहीं। जैसा मैंने सोचा था? तो हाँ ही है। डेविएंट की ये अनजानी खासियत पाकर काफी हैरानी हुई, इससे पहले कि मुझे इसकी पूरी तरह से जांच करने का मौका भी मिलता। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी नई अजीब चीज से मिलवाया गया हो, थोड़ा दोषी महसूस करते हुए भी, लेकिन साथ ही मुझे इस नई दुनिया की हद का एहसास होने लगा था। रिपोर्ट: फ्लेम ट्रांसफॉर्म और एक्स्ट्रा स्किल कंट्रोल फ्लेम और कंट्रोल वाटर कॉम्बिनेशन के बाद गायब हो जाएंगे। इसकी जगह आपको डार्क फ्लेम और एक्स्ट्रा स्किल कंट्रोल पार्टिकल्स मिलेंगे। रेजिस्ट टेम्परेचर भी कैंसिल टेम्परेचर में बदल जाएगा। इससे एक्स्ट्रा स्किल कैंसिल फ्लेम अटैक खत्म हो जाएगा। मैंने आदेश दिया और सेज ने बाकी काम कर दिया। नतीजों से मुझे एक नई स्किल मिली जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसानी से। रास्ते में कंट्रोल वाटर स्किल का चले जाना दुख की बात थी, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं कंट्रोल पार्टिकल से भी वही काम काफी अच्छे से कर सकता हूँ। अब इन्हें आजमाने का समय था। डार्क फ्लेम एक ऐसी स्किल थी जिससे मैं जब भी अपनी अंदर की मैजिक फोर्स पर फोकस करता था तो अपने शरीर से आग निकाल सकता था। मैंने मैजिक का एक फील्ड बनाया, उसे आग में बदला और फिर उसे दूर फेंक दिया। इस तरह हवा से आग बनाई। मैं कितनी मैजिक इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके हिसाब से टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकता था। अगर मैं किसी का सिर पकड़कर उसे तुरंत आग में लपेटना चाहता तो ये मुमकिन था, भले ही थोड़ा ज्यादा गर्म। अगर मैं आग को अपनी हथेली पर फोकस करके उसे शूट करना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं। असल में मैंने इसे ऐसे सोचा कि एक ही जगह पर बहुत सारे मैजिक्यूल्स इकट्ठे करना, उन्हें आग लगाना और फिर छोड़ देना, कुछ वैसा ही जैसे मेरी वाटर ब्लेड्स काम करती थीं। मैंने इसका एक शॉट पास के एक बड़े पत्थर पर मारा। वो तुरंत आग की लपटों में बदल गया और जिस तरह से उसकी सतह पिघल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि टेम्परेचर फिर से 1500 डिग्री तक पहुंच गया होगा, लगभग उतना ही जितना फ्लेम ट्रांसफॉर्म में था। क्या हथियार हाथ लगा है! मैं शायद इसे और भी गर्म कर सकता हूँ। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैं इसमें कितनी मैजिक डालता हूँ, और अगर मैं इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करूँ तो शायद मैं और भी बड़ा धमाका कर सकता हूँ। इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़े। अब मैं इन लपटों को बिना ज्यादा सोचे समझे जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल कर सकता था, और मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे कंट्रोल पार्टिकल्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे आसपास के मैजिक्यूल्स पर काम करने से मैं हवा में दूसरे मॉलिक्यूल्स के रास्ते कंट्रोल कर सकता था, जिससे होने वाले फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होती थी। क्योंकि मैं इन पार्टिकल्स को घुमाने के लिए मैजिक कंट्रोल कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा फोर्स लगाकर टेम्परेचर बढ़ा सकता था। ये सब बहुत आसानी से हो गया, लेकिन कंट्रोल पार्टिकल्स मेरे हथियारों के जखीरे में जोड़ने के लिए एक जबरदस्त टूल था।
ग्रेट सेज ने मिनटों तक इस काबिलियत को समझाने की कोशिश की जिसमें उसने हर तरह के अनजाने शब्द और लॉजिक का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। ये समझ से परे था, समय की पूरी बर्बादी। मुझे लगा कि वो वैसे भी मेरे लिए डिटेल संभाल लेगा। ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि अब मैं अपने आसपास के हवा के मॉलिक्यूल्स को भी कंट्रोल कर सकता था। डार्क फ्लेम के बारे में मेरी समझ ये थी कि ये मैजिक्यूल्स को आग में बदलकर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पैदा करता है, लेकिन अगर मैं इसी तरह के असर के लिए किसी भी तरह के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से रगड़ सकूं, तो क्या मैं उसका इस्तेमाल करके बिजली बना सकता हूं? मान लीजिए जैसे कि अगर मैं डार्क लाइटनिंग को कंट्रोल पार्टिकल से जोड़ दूं तो क्या होगा? मिल गया। डार्क लाइटनिंग को कंट्रोल पार्टिकल से जोड़ना संभव है। चलाएं? हाँ, नहीं। लगता है मैं सही था। हाँ, मैंने खुद से सोचा, और इसी के साथ डार्क थंडर स्किल मेरा हो गया। इससे कुल मिलाकर मुझे अपनी बॉडी को ट्वाइलाइट स्टार वुल्फ में बदले बिना डार्क लाइटनिंग टाइप स्किल्स तक एक्सेस मिल गई। साथ ही इसकी ताकत को भी कुछ हद तक एडजस्ट कर सकता था। भेड़िए अपने सिर पर मौजूद 2 सींगों का इस्तेमाल करके अपने हमलों की तीव्रता और रेंज को ठीक कर सकते थे, लेकिन डार्क थंडर ने उन सब की जरूरत खत्म कर दी। मैंने अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच कुछ बिजली बुलाने की कोशिश की। उनके बीच नीली सफेद एनर्जी की एक आर्क नाच रही थी। डार्क लाइटनिंग की तरह मैं उपयोग की गई अलौकिक शक्ति और मैजिक्यूल्स की मात्रा से उसके साइज और फोर्स को स्वतंत्रता पूर्वक नियंत्रित कर सकता था, एक हल्के लकवाग्रस्त झटके से लेकर भाप बना देने वाली गड़गड़ाहट तक। ईमानदारी से कहूं तो ये कंट्रोल पार्टिकल्स वाली चीज थोड़ी भगवान जैसी होती जा रही थी। ये अपने आप में इतनी रोमांचक नहीं थी, लेकिन जब इसे दूसरी स्किल्स के साथ जोड़ा गया तो ये एक बड़ी ताकत बन गई। हालांकि वास्तव में ये मेरी सेज यूनिक स्किल ही थी जो ये सब बना रही थी, साथ ही डेविएंट स्किल भी जो शिजू मेरे लिए छोड़ गई थी। अगर वो ना होती तो अरे, वैसे डेविएंट किस तरह की स्किल है? मिल गया। यूनिक स्किल डेविएंट में निम्नलिखित काबिलियतें हैं। सेज ने मुझे जो बताया उसे संक्षेप में कहें तो डेविएंट के असर को मोटे तौर पर 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। सिंथेसाइज, 2 अलग अलग टारगेट को एक ही चीज में बदलना, अलग करना, टारगेट में मौजूद गुणों को बाहर निकालना और उसे अलग अलग चीजों में बदलना। अगर मूल चीज का कोई फिजिकल रूप है तो वो गायब हो सकती है। ये शिजू के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का मुख्य इंजन लग रहा था। इंसान और स्पिरिट रूप, 2 बहुत अलग अलग चीजें एक ही जीव में सिंथेसाइज हो गईं। ये कहना मुश्किल था कि इफ्रिट ने पहले शिजू पर कब्जा किया या शिजू ने इफ्रिट को पूरी तरह से कब्जे में करने से रोकने के लिए डेविएंट स्किल आविष्कार किया। अब पक्का जानने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन किसी भी तरह ये साफ था कि मैं इस स्किल को कई चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे पहले से पता था कि सिंथेसाइज को स्किल्स पर अप्लाई किया जा सकता है, जिससे कई तरह की दूसरे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। शायद इसे मैजिक के साथ भी मिलाया जा सकता है, या शायद आग और हवा को मिलाकर तूफान बनाया जा सकता है, या शायद मैं हथियारों को जादुई असर देकर थोड़ी सी जादुई शक्ति से एक स्पेशल अटैक ट्रिगर कर सकता हूँ। अगर मैं आपको अपनी सच्ची राय दूं तो ये डेविएंट स्किल मेरे अपने स्किल सेट के साथ डरावनी हद तक बढ़िया फिट होती है। एक स्लाइम के तौर पर मैं घबराहट में पसीना आने की क्षमता नहीं था, लेकिन मैं हो भी सकता था। कुछ जल्दी जल्दी किए गए एक्सपेरिमेंट से मुझे पहले ही कंट्रोल पार्टिकल्स और डार्क फ्लेम मिल गए थे, और अब मेरे पास इलेक्ट्रिकल अटैक्स पर भी पूरा कंट्रोल था। मेरे लिए प्रेडेट करने और नई स्किल सीखने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर्स बचे हुए थे, और मैंने जितना हो सके उतना ऐसा करने का प्लान किया। और वैसे क्या मैं अपने दुश्मनों से स्किल्स छीनने के लिए सेपरेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ? मिल गया। ये विशेष सिनारियो पर निर्भर करता है। टारगेट की आत्मा में बसी स्किल्स को अलग करना मुमकिन नहीं है, तो ये सब कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन ये कभी कभी काम करेगा। मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि मेरे टारगेट से अलग करने के लिए असल में क्या उपलब्ध था। लेकिन सच में डिविएंट के साथ सिंथेसाइज सबसे बड़ा इनाम था। मैं आगे चलकर बहुत सारे मॉन्स्टर से बहुत सारी स्किल्स लेने का प्लान बना रहा था, और ये देखकर कि मैं उनसे किस तरह की चीज़ें बना सकता हूँ, मैं पहले से ही उत्साहित हो रहा था। मुझे लगता है कि ये सब ग्रेट सेज की वजह से था, लेकिन किसी भी तरह प्रेडेटर और डिविएंट एक शक्तिशाली जोड़ी थे। इसका नाम बहुत आकर्षक नहीं था, लेकिन डिविएंट में शिजू ने मुझे एक शानदार विदाई तोहफा दिया था। मैंने उस दिन का सेशन कुछ कैंसिल टेम्परेचर टेस्ट्स के साथ ख़त्म करने का फैसला किया। मुझे लगता है कि टेम्परेचर में आग और बर्फ़ दोनों शामिल थे, और ये देखते हुए कि रेजिस्ट टेम्परेचर भी इफ्रिट के मेगा चार्ज आग को संभालने के लिए काफ़ी था, एक अपग्रेडेड वर्जन मेरे ऊपर फेंके गए ज़्यादातर हमलों को संभाल लेगा। कम से कम स्लिंग शॉट की तरह सूरज में फेंके जाने से तो बचा ही लेगा। एक बारबेक्यू इंतजार कर रहा था, और मैं इसे जल्दी ख़त्म करना चाहता था। लेकिन डिफेंसिव स्किल्स सीधे तौर पर मेरी जान बचाने में मदद करती हैं। मुझे पता लगाना था कि मेरे पास क्या है।
जैसा कि मैंने कल किया था, मैंने एक रेप्लिकेटेड स्लाइम बॉडी बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में मैजिक्यूल्स का इस्तेमाल किया। एक क्लोन किए गए नग्न इंसान पर हमला करने के बारे में कुछ ऐसा था जो एक युवा लड़की जैसा दिखता था, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जब मैं और माहिर हो जाऊंगा तो शायद मैं कुछ कपड़े या कवच बुला सकता हूँ, लेकिन इससे ये कम खराब नहीं लगता था। स्लाइम खुद भी बहुत प्यारे थे, लेकिन अगर मुझे कोई असली एक्सपेरिमेंट करना था तो मुझे किसी को पीटना था। मुझे कल से पता था कि मैं अपने खुद के वाटर ब्लेड्स को ब्लॉक करने के लिए बैरियर लगा सकता हूँ। अब इसे डार्क फ्लेम से हमला करने की कोशिश करते हैं। पहले जितनी ही जादुई ऊर्जा का इस्तेमाल करके डार्क फ्लेम को बैरियर से टकराने पर मैंने पाया कि ये गर्मी को पूरी तरह से ब्लॉक करने में सफल रहा। बुरा नहीं, अगर ये इफ्रिट के फ्लेयर सर्कल को ख़त्म कर सकता है तो मुझे लगता है कि ये लगभग किसी भी चीज़ को संभाल सकता है। आइसिकल लैंड्स की तो बात ही छोड़ दो, तो मैं गर्म और ठंडे दोनों के खिलाफ ठीक हूँ, है ना? मिल गया। कैंसिल टेम्परेचर रेंज्ड बैरियर से जुड़ा हुआ है, इस तरह टेम्परेचर से जुड़े हमलों के असर को कैंसिल करता है। आह, एकदम सही। अगर शिजू के पास कैंसिल फ्लेम अटैक था तो इफ्रिट के पास भी ज़रूर होगा, क्योंकि इसी वजह से वे दोनों इतने ज़्यादा तापमान वाले हमलों को झेल पाते थे। ये एकदम सही टूल लग रहा था। अब जब ये रेजिस्ट टेम्परेचर के साथ मिल गया था तो मुझे बर्फ से भी कोई चिंता नहीं थी। कुछ देर के लिए लिंक हटाकर मैंने एक बार फिर डार्क फ्लेम आजमाया। इस बार इसने बैरियर को तुरंत तोड़ दिया, लेकिन मेरा रेप्लिकेटेड क्लोन पूरी तरह से सुरक्षित था। रेजिस्ट मेले अटैक ने शॉक वेव से होने वाले कुछ आफ्टर इफेक्ट्स को सोखने में मदद की होगी। इन सभी रेजिस्टेंस और मेरे बैरियर के बीच मुझे लगा कि जब मेरी अपनी सुरक्षा की बात आएगी तो मैं काफ़ी आराम से रह सकता हूँ, लेकिन पहले ये सब बैरियर से लिंक करना न भूलूं। मिल गया। रेंज्ड बैरियर अब आपके रेजिस्टेंस से लिंक हो गया है। मल्टीलेयर बैरियर के रूप में फिर से लॉन्च करें? हाँ, नहीं। जैसा कि पता चला, मैं एक ही बैरियर नहीं बना सकता था जिसमें बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट हों, लेकिन मैं हर एक रेजिस्टेंस इफेक्ट के साथ कई बैरियर बनाने के लिए आज़ाद था। तो एक बार फिर हाँ ही था, और जिस पल मैंने ये सोचा मुझे अपने ऊपर एक पतली रंगहीन अदृश्य परत महसूस हुई। ये एक मल्टीलेयर बैरियर था जिसमें कई परतें थी, लेकिन फिर भी इतना पतला था कि मेरा मैजिक सेंस स्किल इसे मुश्किल से ही देख पा रहा था। इसे चालू रखने के लिए ज़्यादा मैजिक एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी। एक बार बुलाने के बाद ये मुश्किल से ही कोई एनर्जी लेता था, जितना मैं खुद स्वाभाविक रूप से रिकवर कर सकता था उससे कहीं कम। तो आज के लिए एक और बड़ी सफलता। अभी भी कुछ पोटेंशियल स्किल कॉम्बिनेशन थे जिनके बारे में मुझे सोचना था, लेकिन अभी के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा कर लिया। मैंने ज़्यादा ऑफेंस और डिफेंस हासिल किया, और जब मैं गुफा से निकला तो मैं काफ़ी संतुष्ट महसूस कर रहा था। जिस रास्ते से मैंने निकास का रास्ता याद किया था, उस पर चलते हुए मैं इस रहस्यमयी आभा को दबाने के तरीकों के बारे में सोच रहा था जो मैं अक्सर निकालता था। ये बस कभी कभी मैजिक्यूल्स की हल्की आभा थी, और हालांकि अगर मैं इसके बारे में सोचता तो इसे कम कर सकता था, लेकिन किसी वजह से जब मैं ध्यान नहीं दे रहा होता था तो ये अपने आप दिखाई दे जाती थी। इफ्रिट को हराने और खाने के बाद मैंने जितनी एनर्जी सोखी थी उसे छिपाना मुश्किल होता जा रहा था। रास्ते में मुझे एक और विशाल कनखजूरा मिला, लेकिन उसने बस मुझे एक नज़र देखा और भाग गया। तो अब इस गुफा के बाकी सभी रहने वालों ने भी ऐसा ही किया। ये देखकर खुशी हुई कि आखिरकार यहाँ मेरी पहचान बन रही थी, लेकिन सच कहूँ तो ये शायद किसी और चीज़ से ज़्यादा उस ऑरा की वजह से थी। मल्टीलेयर बैरियर ने इसे छिपाने में कमाल का काम किया, लेकिन मेरी मौजूदगी फिर भी थोड़ी सी लीक हो रही थी, या ज़्यादा सही कहें तो मल्टीलेयर बैरियर खुद थोड़ी सी ताकत छोड़ रहा था। ये बिना किसी कवर के मेरी ताकत को बाहर निकलने देने से तो बेहतर था, लेकिन इससे ज़्यादा मदद नहीं मिली। अगर मैं इस ऑरा के बारे में कुछ पक्का कर पाता तो मैं शायद कहीं भी इंसान जैसा दिख सकता था, लेकिन अचानक मेरे मन में एक विचार आया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला। एक सुंदर फेचिएनजी मास्क, मैजिक रेजिस्टेंस का मास्क। शिजू को याद रखने के लिए मेरे पास एकमात्र भौतिक निशानी थी। मैंने टूटे हुए टुकड़ों को प्रेडेटर से सोख लिया था और उन्हें अपने शरीर से फिर से जोड़ दिया था। शायद ये मास्क इसे रोक सकता है। ये एक जादुई चीज थी जिसमें 4 असर थे: मैजिक रेजिस्ट, एंटीडोट, ब्रीदिंग सपोर्ट और एम्पलीफाई सेंसेस। काफी कीमती, मैंने सोचा। साथ ही शायद यही वजह थी कि शिजू अपने आसपास बहुत करीब से आग के धमाके करते समय भी सामान्य रूप से सांस ले पाती थी। ब्रीदिंग सपोर्ट शायद उसके फेफड़ों को भरा रखता था, भले ही आग उसके आसपास की ऑक्सीजन को खत्म कर देती थी। हालांकि मेरे शरीर को इसकी जरूरत नहीं थी। मैं चाहता तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंथेसाइज कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। शायद ये मास्क लोगों को यकीन दिला सकता था कि मैं सांस ले रहा हूँ। ये अभी उपयोगी नहीं था, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता था कि मैं किस तरह के लोगों से मिलता हूँ।
दूसरे असर एंटीडोट और एम्पलीफाई सेंसेस मुझे नहीं तो आम एडवेंचरर के लिए कहीं ज्यादा उपयोगी लगते थे। जिस असर की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो था मैजिक रेजिस्ट, जो दुश्मनों के किसी भी जादुई हमले को कम कर सकता था और उम्मीद है मेरी अंदरूनी जादुई शक्ति को छिपा सकता था। मैंने इसे पहन लिया। इसका अजीब सा शांत करने वाला असर था और ये काफी अच्छी तरह से फिट हो गया। जैसे ही मैंने इसे लगाया मुझसे निकलने वाला ऑरा तुरंत गायब हो गया। बढ़िया, जब भी मैं बाहरी दुनिया में घूमूंगा तो इसे ही पहनूंगा। तो इस तरह एक और परेशान करने वाली समस्या खत्म हो गई। अच्छा, और मेरे पास कुछ बढ़िया रसदार ग्रिल्ड मीट इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं जमीन के ऊपर वापस आया मैं खुशी से भर गया। इतने समय बाद मेरा पहला अच्छा खाना सिर्फ एक ख्वाब निकला। जैसे ही मैं गुफा से बाहर निकला मुझे तुरंत महसूस हुआ कि कोई लड़ रहा है। हवा में मैजिक्यूल्स हिल रहे थे जिससे आसपास का माहौल खराब हो रहा था। मीट को इंतजार करना होगा। मैंने उसे छोड़ दिया और पार्टिकल सर्च की दिशा में चला गया। दूसरी तरफ मुझे मौत की लड़ाई से कम कुछ नहीं मिला। जैसे ही मैं लड़ाई की जगह के पास पहुंचा मुझे चीखें सुनाई दी। वो गॉप्टा था। वो एक बूढ़े सफेद बालों वाले ओगर से तलवारबाजी कर रहा था, लेकिन वो उसके मुकाबले बहुत कमजोर था। इस दुश्मन ने सालों में जितनी भी शारीरिक ताकत और फुर्ती खो दी थी, उसकी तलवारबाजी और फुटवर्क से ये साफ था कि वो कोई शौकिया नहीं था। इस बीच गॉप्टा पूरी तरह से शौकिया था। इस बात के लिए मुझे उसकी तारीफ करनी पड़ी कि वो अब तक जिंदा था। वो अभी के लिए खुद को संभाल रहा था, ओगर के हमलों से बचने के लिए अपने शरीर को इधर उधर फेंक रहा था, लेकिन उसकी जबरदस्त किस्मत उसे ज्यादा देर तक नहीं बचा सकती थी। एक पल बाद बूढ़े ओगर ने उनके बीच की दूरी कम कर दी और मेरी आंखों के सामने गॉप्टा की पूरी छाती पर एक ही वार किया। गाह, ये बहुत दर्द कर रहा है। मैं मर सकता हूँ। मैं सच में यही मर सकता हूँ। मैंने सोचा कि अगर उसमें इतनी जोर से अपनी बात कहने की हिम्मत है तो वो ठीक है। इसके अलावा मेरी नज़र में उसका दुश्मन उसे मारने का इरादा नहीं रखता था। मेरी मौजूदगी को देखते ही बूढ़े ओगर ने लड़ाई छोड़ दी। उसे पूरा भरोसा था कि गॉप्टा कोई खतरा नहीं है। शांत हो जाओ तुम, घाव गहरा नहीं है। सर रिमुरु, क्या आप मेरी चिंता में यहाँ आए हैं, मेरे मालिक? हाँ, और मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। मुझे लगता है कि तुम्हें रिकवरी पोशन या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वाह, मैं प्लीज़, अगर मैंने ये साफ नहीं किया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, वो ठीक था। उसकी जंगली प्रवृत्ति ने उसे जमीन पर गिरा दिया होगा, जिससे उसे और ज्यादा गंभीर चोट लगने से बचा लिया गया होगा। इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा पोषण दिया, ज्यादातर उसे चुप कराने के लिए। एक बोतल काफी थी। जब मैं इलाज कर रहा था तो बूढ़ा ओगर हिला नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे देख रहा था। ये थोड़ा अजीब था। हमारे आसपास का इलाका गिरे हुए हॉबगॉब्लिन योद्धाओं और टेम्पेस्ट भेड़ियों से भरा पड़ा था। कोई भी मरा हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन उन सभी को बिना कोई गंभीर चोट पहुंचाए बेहोश करना वाकई में एक बहुत बड़ी काबिलियत का काम होता। शायद कोई जादुई हमला। थोड़ी दूर मैंने एक बैंगनी बालों वाली ओग्रिस को रिगुर के साथ लड़ते हुए देखा। ये भी दुखद था कि एक तरफा लड़ाई थी। उस जानवरी जिसके हाथ में लोहे का गदा था, जो बस धातु का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था, ऐसा लग रहा था कि उसे इंसानों से ज्यादा ताकत मिली हुई थी। रिगुर की तलवार उसके सामने झुकने लगी थी और उसकी लकड़ी की ढाल बहुत पहले टूटकर बिखर गई थी। ज्यादा देर नहीं लगेगी जब वो भी खत्म हो जाएगा। रांगा ने मुझे देखकर मेरी तरफ छलांग लगाई। सर रिमुरु, मेरी तरफ से बहुत बहुत माफी। मैं यही था और फिर भी ये तबाही देखिए। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। ये रांगा की गलती नहीं थी, बस उनकी किस्मत खराब थी कि वो गलत दुश्मन से टकरा गए थे। ये ओग्रेस थे, जूरा के जंगल की सबसे ऊंची लेवल की जातियों में से एक, और कोई हॉबगॉब्लिन उनके सामने ज्यादा देर तक टिकने की उम्मीद नहीं कर सकता था। अपने हथियार नीचे रखो, मैंने धीरे से रिगुर और बाकी बचे हुए लोगों को आदेश दिया। मेरा आदेश सुनते ही उसने तुरंत ऐसा किया। राक्षसी ने और वार करने के बजाय मुझे ध्यान से देखा। वो बड़े कद की थी, मांसपेशियों वाली थी, लेकिन फिर भी सही अनुपात में थी। उसकी छाती इतनी बनी हुई थी कि उसे महिला के रूप में पहचाना जा सके, और मुझे हैरानी हुई थी वो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा नेक लग रही थी। मैंने रांगा को थके हुए रिगुर को ले जाने का आदेश दिया। ओग्रेस हालांकि अभी भी मुझसे सावधान थे, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। सर रिमुरु, मैं अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकता। सिर से पैर तक खरोचों से ढका रिगुर सांस लेते हुए मुश्किल से एक दो शब्द बोल पा रहा था। परियाड़ी ओग्रिस के सामने उसके जीतने के बहुत कम चांस थे। अच्छे दिन भी उसके स्किल्स शायद बी रैंक के आसपास ही होते। चिंता मत करो, मैंने उसे एक पोषण दिया। उसकी कोई भी चोट गंभीर नहीं थी, इसलिए उसे ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस आराम करो और ये सब मुझ पर छोड़ दो। रांगा, इन गिरे हुए सभी फाइटर्स को क्या हुआ? मैंने शांति से स्थिति का जायजा लेने के लिए एक पल लिया।
वे 6 थे और वे एक अजीब ग्रुप थे जो ओग्रे जाति के बारे में मेरी आम सोच से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने पूरे कपड़े पहने थे और सादे ही सही लेकिन अच्छे कपड़े पहने थे। मुझे उम्मीद थी कि वे बाघ की खाल की लंगोट और कुछ नहीं पहने होंगे, लेकिन मैं गलत था। वे बड़े थे जैसा मैंने सोचा था और हर कोई अच्छी कदकाठी का था, लेकिन उनके पूरे कपड़े एक सरप्राइज थे। अगर वे इतने अच्छे कपड़े पहने थे और जादू भी जानते थे तो वे बहुत बुद्धिमान होंगे, शायद इंसानी एडवेंचरर्स की बराबर की पार्टी से भी ज्यादा खतरनाक। अगर आप दो जातियों की शारीरिक ताकत बराबर लें तो बुद्धि की मौजूदगी या कमी खतरे के लेवल में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। ऐसी हाई लेवल जाति के लिए ये बात दोगुनी सच थी। ये मॉन्स्टर वैसे भी बी रैंक या उससे ऊपर के थे। अगर वे और हथियारबंद होते और साथ मिलकर काम करते तो वे रंगा का भी शिकार कर सकते थे। ओग्रे के हथियारों ने मुझे भी उत्सुक कर दिया। उनके पास हथियार थे, ये कोई अजीब बात नहीं थी। अगर गॉब्लिन भी बॉनों से हथियार खरीद सकते थे तो लगभग कोई भी जिसके पास जान हो वो खरीद सकता था। लेकिन साधारण लाठियों और पूरी तलवारों में फर्क होता है। पूर्वी स्टाइल की तलवारें भी जो बॉनों की पश्चिमी टाइप की तलवारों से बहुत अलग थीं, जो ज्यादातर डंडे की तरह काम करती थीं। जिस बूढ़े ओग्रे ने गोप्टा को गिराया था उसके पास एक तलवार थी जिसे सिर्फ जापानी स्टाइल की कटाना कहा जा सकता था, और जिस तरह से वो उसे चला रहा था उससे लगता था कि वो एक अनुभवी तलवारबाज था। ये उसकी ओग्रे ताकत और जादू के साथ मिलकर इस ग्रुप को संभावित रूप से जानलेवा बनाता था। वो जादू जाहिर तौर पर बगल में खड़ी गुलाबी बालों वाली ओग्रिस दी रही थी, जिसने बहुत ही शानदार कपड़े पहने थे। उसका चेहरा प्यारा लेकिन बहुत दृढ़ था, और जिस तरह से वो खुद को पेश कर रही थी उससे लगता था कि वो अपनी जाति में कोई कुलीन है, शायद किसी तरह की दानव राजकुमारी। हालांकि सबसे खतरनाक निस्संदेह लाल बालों वाला ओग्रे था। ये किस तरह का बुरा राक्षस है? गुलाबी बालों वाली ने चिल्लाया जब मैं उन सब का अंदाजा लगा रहा था। सब लोग सावधान रहो। अब उसका चेहरा सच में डरा हुआ लग रहा था और उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। वो जरूर मेरे बारे में बात कर रही होगी। अरे एक सेकंड रुको, तुम्हें लगता है कि मैं बुरा हूं? ओह, बेवकूफ बनने की कोशिश कर रहे हो है ना? गुलाबी बालों वाली ओग्रिस ने जवाब दिया। कोई भी अच्छे दिल वाला इंसान राक्षसों के इतने भयानक झुंड पर कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम हमसे अपना जादुई ऑरा छिपा रहे हो, लेकिन तुम किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे। क्या तुम्हें लगा कि तुम हमें धोखा दे सकते हो? तुम हमारी राजकुमारी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अभी अपना असली रूप दिखाओ। काले बालों वाले ओग्रे ने दहाड़ा। कितनी अच्छी बात है कि मास्टरमाइंड इतनी जल्दी हमारे सामने आ गया। उनकी कम संख्या को देखते हुए हमें जीत की पूरी उम्मीद है। उस समय वे मेरी बात सुनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। मैंने अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश की कि ये सब एक गलतफहमी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने जोर दिया कि मैं एक बुरी ताकत हूं और बस बात खत्म। और इसलिए बस बहुत हो गया, लाल बालों वाले ओग्रे ने गुस्से से कहा। अगर तुम ऐसे हल्के बहाने बनाने पर जोर देते हो तो हमारे पास तुम्हें सच उगलवाने के तरीके हैं। हम जानते हैं कि तुम उन बुरे सुअरों के साथ हो जिन्होंने हमारे साथियों पर हमला करने की हिम्मत की। इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब लड़ाई टालना मुश्किल लग रहा था। मैं आसानी से भाग सकता था, लेकिन मेरे चारों ओर अभी भी सोते हुए हॉबगॉब्लिन और टेम्पेस्ट भेड़िए थे। मैं इतना बेलहम नहीं था कि उन्हें असुरक्षित छोड़ देता। सर रिमुरु, हम क्या करेंगे? यहाँ तक कि अभी अभी ठीक हुए रिगुल और गोप्टा भी हमारी ज्यादा मदद नहीं कर पाते। रंगा और मैं ही असली काम के फाइटर थे। इसलिए मैंने उसे जादूगरनी की तरफ इशारा करने का फैसला किया। मैं चाहता हूं कि तुम गुलाबी बालों वाली ओग्रिस से निपटो। मुझे लगता है यहाँ कुछ और चल रहा है, इसलिए मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मतलब किसी को मारना नहीं, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा जादू का इस्तेमाल हो। बस मेरे लिए थोड़ा दखल देना, बाकी को मैं हरा दूंगा। लेकिन सर रिमुरु, आप 5 ओग्रिस के खिलाफ? चिंता मत करो, जैसे मैं हार ही नहीं सकता। आसपास के ओग्रे गुस्से से हिल गए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ मेरे मालिक। मेरे आदेशों का पालन करते हुए रंगा तेजी से हरकत में आया। ओग्रिस तुरंत फॉर्मेशन में फैल गए। मैंने ये सोचने के लिए कुछ देर सोचा कि मैं इसे कैसे हैंडल करूंगा। मैं पहले झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे सच में नहीं लगा कि मैं हार सकता था। पिछले 2 दिनों के मेरे एक्सपेरिमेंट के आधार पर मुझे पता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया था। इफ्रिट साफ तौर पर ए रैंक से काफ़ी ऊपर था, और क्योंकि अब वो मेरा हिस्सा था इसलिए मुझे ए लेवल का होना चाहिए था। रिगर्ड ने कहा कि ओग्रे बी से B+ के आसपास थे, और मेरे सामने वालों की शानदार ड्रेस को देखते हुए हम A- से भी निपट रहे हो सकते हैं। लेकिन इफ्रिट से ज़्यादा मजबूत? हाँ बिल्कुल। मैंने सोचा उन्हें मारना आसान होगा, लेकिन हमारी बात न कर पाने की वजह से चिंता हो रही थी। अगर वे साफ तौर पर हमें मारना चाहते तो वो एक अलग बात थी, लेकिन उन्होंने मेरे किसी भी साथी को नहीं मारा था। और हालांकि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे, मुझे यकीन था कि अगर हम सब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं तो वे सुनेंगे। तो मैंने एक्शन लिया
और सीधे काले बालों वाले ओगरे की तरफ बढ़ा। मेरा शरीर हल्का महसूस हो रहा था क्योंकि वो मेरे विचारों का पालन कर रहा था। मैं कुछ समय से इंसान था, लेकिन तैयार, ऐसा लगा जैसे ये मुझे दस्ताने की तरह फिट हो गया हो। मेरे स्लाइम रूप से ऊंचाई में अंतर ने भी मुझे परेशान नहीं किया, क्योंकि मैजिक सेंस ने मुझे अपने चारों ओर का 360 डिग्री का नज़ारा दे दिया था। मेरे अचानक आगे बढ़ने पर हैरानी से पीछे हटते हुए काले बालों वाले ने खुद को संभाला। आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। फिर भी वो बहुत देर हो चुका था। आराम करो, मैंने चिल्लाकर कहा और अपना बायां हाथ उसकी तरफ किया। एक छोटा सा छेद खुला और एक ही पल में वो हैरान ओगर की तरफ एक काली धुंध फेंक रहा था। वो पैरालाइजिंग ब्रेथ जो मैंने गुफा के कनखजूरे से ली थी। मैंने सोचा था कि अब जब मैं इस शरीर को कंट्रोल कर सकता हूं तो मैं इसे बाहर निकाल सकता हूं, और मैं सही था। सिर्फ उन मॉन्स्टर स्किल्स की नकल करना जिनकी मुझे उस समय ज़रूरत थी कोई बहुत बढ़िया चाल नहीं थी, लेकिन ये काम कर गया। रिपोर्ट: यूनिक स्किल प्रेडेटर की नकल करना, यूनिक स्किल डेविएंट के सिंथेसिस और सेपरेशन स्किल्स के साथ मिलकर आपको एक्स्ट्रा स्किल यूनिवर्सल शेप शिफ्ट मिली है। ये ना सिर्फ काम किया बल्कि इसके अप्रत्याशित नतीजे भी निकले। मैंने सोचा, अपनी डेविएंट स्किल की सिंथेसिस और सेपरेशन विशेषताओं के साथ क्या मैं किसी मॉन्स्टर की क्षमताओं के जिस भी यूनिक पहलू की मुझे उस समय ज़रूरत हो उसे फिर से बना सकता हूं और कुछ नहीं। पहली बार मैदान पर इसका टेस्ट करने के बावजूद मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रहा। अब मैं बिना ज़्यादा मेहनत के आसानी से बदल सकता था और मैं उस मॉन्स्टर का हिस्सा भी चुन सकता था जो मैं चाहता था। इस मामले में एक साथ कई मॉन्स्टर्स की विशेषताओं का उपयोग करना, एक डायर वुल्फ या एक काले सांप को बेस के रूप में इस्तेमाल करने से मैं किसी अजीब कायमेरा जैसा दिखता, लेकिन जाहिर है मैं इसके बजाय अपने इंसानी रूप का इस्तेमाल करने के लिए आज़ाद था। इस स्किल की सबसे खास बात, मैं अपनी सभी क्षमताओं को एक साथ बिना किसी ज़्यादा लिमिट के कंट्रोल कर सकता था। दूसरे शब्दों में, मेरे पास पहले से ज़्यादा आज़ादी थी अपने हमलों के साथ। काले बालों वाला ओगरे कांप गया। धुंध ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। वो जमीन पर गिर गया, फिर भी सीधा खड़ा था और हिल नहीं पा रहा था। मेरे B+ लेवल के काले कनखजूरे के ट्रांसफॉर्मेशन का सामना करना ही उसे रोकने के लिए काफ़ी था। लेकिन ओगरे कोई आम दुश्मन नहीं थे। जैसे ही मैंने काले बालों वाली को एक बड़े पेड़ की तरह गिराया, 2 और मुझ पर झपटे। एक ही पल में बैंगनी बालों वाली राक्षसी मुझ पर आ गई। तोप के गोले जैसी गदा हवा में लहरा रही थी। नीले बालों वाला उसके पीछे छिपा हुआ था। जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था, अचानक हमला करने के लिए तैयार था। ये टीम वर्क का एक अच्छा उदाहरण था, लेकिन मैजिक सेंस से मैं इसे 1 मील दूर से देख सकता था। वेल्डोरा ने मुझसे कहा था कि अब कोई भी मुझ पर छिपकर हमला नहीं कर पाएगा, और वो सही था। ऊंचे चेहरे वाली राक्षसी ने तिरछी निगाह से देखा। आंखें 2 लंबी दरारों जैसी थीं। मैंने उस पल का इंतजार किया जब उसने अपनी गदा ऊपर उठाई, फिर अपना बायां हाथ उसकी तरफ किया और चिपचिपे स्टील के धागों का एक घूमता हुआ हमला किया। लचीले धागे जो इफ्रिट को भी रोकने के लिए काफी थे, उन्हें डेविएंट के साथ मिलाकर और भी टिकाऊ बना दिया गया था। अब वे राक्षसी को घेर चुके थे और वो बच नहीं सकती थीं, चाहे वो कितनी भी कोशिश करें। वो सारी ट्रेनिंग सच में काम आई। जैसे ही मैं मन ही मन अपनी तारीफ कर रहा था, नीचे से एक ब्लाइंड स्पॉट से एक तलवार मेरी ओर आई। नीले बालों वाले तलवारबाज ने सीधे मेरे दिल पर निशाना लगाया था, लेकिन मैं घबराया नहीं। मैजिक सेंस ने मुझे बताया था कि वो वहां है, इसलिए मैं बस सोच रहा था कि मैं उससे कैसे निपटूंगा। मैंने सीधी तलवार को रोकने के लिए अपने दाहिने हाथ को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। स्टील के किसी ठोस चीज से टकराने की धीमी आवाज के बाद तलवार साफ 2 टुकड़ों में टूट गई। राक्षस की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं जब मैंने अपना अगला हमला किया। एक पपड़ीदार दाहिने हाथ से सीधा मुक्का। मैंने बॉडी आर्मर इस्तेमाल किया था, पपड़ीदार सुरक्षा। गुफा की छिपकलियों से मेरे हाथ और बाह पर ऊपर नीचे, और उसने नीले बालों वाले की छाती की प्लेट का काम तमाम कर दिया। वो टूट गई, जिससे ये पक्का हो गया कि मैंने रास्ते में खुद को थोड़ा भी चोट पहुंचाए बिना उसे बिना दांतों वाला बना दिया था। मुझे यहाँ बॉडी आर्मर की सच में ज़रूरत नहीं थी। मल्टीलेड बैरियर से जुड़ा रेजिस्ट मीली अटैक मेरे हाथ को किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए काफ़ी था, लेकिन हाँ, बस एहतियात के तौर पर। आप जानते हैं, इसका मतलब था कि 3 ओगरे अब सीन से बाहर थे। अब सिर्फ गुलाबी बालों वाली ऑग्रेस बची थी जिससे रंगा लड़ रहा था, घमंडी दिखने वाला लाल बालों वाला, और बूढ़ा ऑग्रेस जो अभी भी वहीं खड़ा था और मेरी हर हरकत को देख रहा था। क्या अब तुम्हें दिख रहा है कि मैं कितना ताकतवर हूँ? क्या तुम मेरी बात थोड़ी देर सुनने को तैयार हो? चुप रहो, अब मुझे पहले से कहीं ज्यादा यकीन हो गया है। तुम ही इस मुसीबत की जड़ हो। तुम्हारे ही साथियों ने उन गंदे सुअरों को हमारा घर तबाह करने के लिए उकसाया था, है ना? ऑर्क की एक साधारण भीड़ हमें आमतौर पर हरा नहीं सकती थी। ये तुम थे, जादू से पैदा हुआ जिसने हमें बर्बाद कर दिया। जादू से पैदा हुआ जिसने क्या किया?
ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती जा रही थी। और जब उस लाल बालों वाले ऑग्रे ने सुअर कहा तो क्या वो ऑर्क के बारे में बात कर रहा था? रिगुर और उसके साथियों ने बताया था कि जंगल के इलाके को लेकर किसी तरह की लड़ाई चल रही है। रुको, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन मेरे पीछे से एक पूर्वाभास ने मुझे रोक दिया। मैं मुड़ा, बूढ़ा वहां नहीं था। क्या दूसरा वाला मेरा ध्यान भटकाने के लिए मुझे लेक्चर दे रहा था? घबराकर मैं मुड़ा और अपने दाहिने हाथ से पीछे से हुए हमले को रोका। ये एक झटका था, कोई मैजिक सेंस से बचकर इतनी करीब बिना पता चले आ गया। शुक्र है यूनिक ग्रेट सेड स्किल ने मेरी सोचने की प्रक्रिया को सामान्य से 1000 गुना तेज कर दिया था। बूढ़े ने पलक झपकते ही अपनी तलवार निकाली और मैं बस बाल बाल बचा। लेकिन मेरे हाथ में कुछ अजीब लग रहा था। मेरे स्किल सेट ने मुझे दर्द महसूस करने से रोक दिया था, लेकिन ओह, उसने उसे काट ही दिया था। इस बूढ़े आदमी के स्किल अविश्वसनीय थे। मल्टी लेड बैरियर और बॉडी आर्मर होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे वो कागज काट रहा हो। मैं शायद बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे पक्का यकीन था कि मैंने तुम्हारा सिर काट दिया था। बूढ़ा, मेरा घंटा। उसकी फिजिकल स्किल्स उसके साथियों के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसकी स्पीड कमाल की थी। वो जानलेवा था। अपना कटा हुआ हाथ उठाते हुए मैं थोड़ा पीछे हट गया। सर रिमुरु, पीछे रहो, मैं ठीक हूँ, मैंने चिल्लाकर रंगा को दूर भगा दिया। वो बूढ़ा उसके लिए बहुत खतरनाक था। वो एक पल के लिए कंफ्यूज दिखा, लेकिन फिर उसने अपना ध्यान गुलाबी बालों वाली ऑग्रेस पर वापस कर लिया। जाहिर है उसने मुझ पर भरोसा किया। अगली बार मैं चूकूंगा नहीं, बूढ़े ने कहा, जैसे ही उसने अपनी तलवार म्यान में डाली और उसे फिर से तैयार किया। अब मैं उसकी ज्यादा उम्र को कम आंकने वाला नहीं था। मुझे उसे वो सब दिखाना था जो मेरे पास था। जाहिर है उस पल का इंतजार करते हुए जब मैं पूरी तरह से उस पर फोकस करूं, वो ऊपर कूदा और मेरे साथियों के लिए मरो चिल्लाते हुए मेरी बगल से मुझ पर हमला किया। हाँ, लाल बालों वाला ऑग्रे चिल्लाया। अभी भी मुझे ही निशाना बना रहा था। एक हाथ खोना तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। तुम ताकतवर थे, मैं ये मानता हूं, लेकिन तुम घमंडी थे। तुमने सोचा कि तुम अकेले हमसे लड़ सकते हो, लेकिन यही तुम्हारी गलती थी। उसके पास चलने का भी एक अनोखा तरीका था, जिससे वो सीधे मेरे कमजोर पॉइंट्स पर वार कर सके। उसने मुझे इतना बड़ा खतरा समझा होगा कि मुझे जिंदा रखने की जहमत नहीं उठाई। इस तरह की मास्टर लेवल टीम वर्क बहुत सिरदर्द थी। मैं बहुत ताकतवर था, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन लड़ाई में मैं सच में एक नौसिखिया था। फिजिकल एजुकेशन क्लास में जो कुछ भी मैंने सीखा था, बस वही मेरे पास था। एकदम नए आदमी के खिलाफ इतना सीरियस होना थोड़ा बचकाना लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा था कि मैं हार नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये होना ही था, लेकिन मुझे किसी भी तरह इस मुश्किल से बाहर निकलना था। मैंने स्थिति पर विचार किया जबकि मैं उन दोनों को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से उनसे लड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने उसे फिर से अब्जॉर्ब करने के लिए अपनी प्रेडेटर स्पेशल स्किल का इस्तेमाल किया, सेल्फ रीजेनरेशन। स्लाइम की जन्मजात स्किल जिससे मैंने शुरुआत की थी, पहले प्रेडेटर के साथ मिलकर मुझे ठीक करने के लिए काफ़ी था। उम्मीद है ये इस तरह की और भी नाजुक सर्जरी को संभाल लेगा। रिपोर्ट, प्रेडेटर की नकल करने की स्किल को स्लाइम की अंदरूनी स्किल्स डिसॉल्व, अब्जॉर्ब और सेल्फ रीजेनरेशन के साथ मिलाने से आपको एक्स्ट्रा स्किल अल्ट्रा स्पीड रीजेनरेशन मिली है। ये स्लाइम की अंदरूनी स्किल्स डिसॉल्व, अब्जॉर्ब और सेल्फ रीजेनरेशन की कीमत पर मिलती है। एक साथ उन सभी स्लाइम स्किल्स को खोना एक बड़ी कीमत लग रही थी, लेकिन मैं नतीजों के बारे में शिकायत नहीं कर सकता था। वैसे भी मैंने उन चीज़ों का कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि प्रेडेटर ने उन सब की कमी पूरी कर दी थी। अल्ट्रा स्पीड रीजेनरेशन लॉन्च करते हुए मैंने अपने दाहिने हाथ को दोबारा बनाने पर ध्यान दिया। जिस हाथ को मैंने खाया था उसे अलग किया गया और तुरंत मेरे शरीर में अब्जॉर्ब कर लिया गया, और पलक झपकते ही वो वापस आ गया। ये बहुत तेज था, मेरे पहले की किसी भी रिकवरी स्किल जैसा नहीं। अल्ट्रा स्पीड सही था। उप्स, अपने ही काम को घूरने का समय नहीं है। चलो एक जल्दी से झांसा देने की कोशिश करते हैं। हे, आहा हा हा हा, क्या तुम्हें लगा कि सिर्फ एक या दो हाथ काटने से तुम जीत गए? वेल, तुम्हें निराश करने के लिए सॉरी। हालांकि मैं मानता हूं कि मैंने पहले तुम सबको कमाका था। अब थोड़ा सीरियस होने का समय है। मैंने मास्क हटाया और उसे जेब में डाल दिया। ऑग्रेसेस पहले से ही इस बात से डरे हुए थे कि मैंने अपना हाथ कितनी जल्दी ठीक कर लिया था, और मास्क के नीचे जो देखा उससे वो पूरी तरह से हैरान रह गए। अपनी पूरी जादुई शक्ति छोड़ने से मेरे बाल हवा में उड़ने लगे। उन्होंने शायद खतरे को महसूस कर लिया था। तुम राक्षस हो, लाल बालों वाले ने कहा। मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत से मार डालूंगा। ओग्रे फ्लेम। मुझे लगता है कि आग उसका सबसे बड़ा हथियार था। मैं तुरंत एक भयानक बवंडर के बीच में आ गया, जिसका तापमान 2000 डिग्री या उससे ज्यादा हो सकता था। वो छोटी सी चिंगारी, उससे कुछ नहीं होगा।
ये मेरे अलावा किसी और को भाप बना देता, लेकिन कैंसल टेम्परेचर का मतलब था कि इससे मेरे बाल भी नहीं जले। अपने फिनिशर को इतनी बुरी तरह फेल होते देखकर लाल बालों वाला ऑग्रे पहली बार साफ तौर पर घबरा गया। उसने अपनी इच्छा शक्ति से खुद को संभाले रखा और मुझे घूरता रहा। वो अभी टूटा नहीं था, मुझे ये मानना होगा, लेकिन ये देखते हुए कि अगर हो सके तो मैं उसे मारना नहीं चाहता था, काश वो जल्द ही हार मान लेता। अभी शायद मेरा सबसे अच्छा मौका होगा। ऑग्रेज मोस्टली रुक गए थे, इस बात से सावधान थे कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। चलो कुछ बड़ा करते हैं ताकि उन सबको एक साथ खत्म कर सकें, और अगर वो काम नहीं करता, अगर वो अब भी मेरी कहानी नहीं सुनना चाहते, तो मेरे पास उन्हें खत्म करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। प्लीज़ ये काफ़ी हो, मैंने प्रार्थना की जब मैंने अपना आखिरी कदम उठाया। तुम देखना चाहते हो कि असली आग कैसी होती है? इसे देखो। मैंने डार्क फ्लेम को अपने बाएं हाथ के चारों ओर घुमाया। मुझे मालूम था कि मैं दिखावा कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं चाहता था कि मेरे दुश्मन मेरे सामने घुटने टेक दें तो मुझे ऐसा करना ही था। मरा मेरा भाई, रंगा से लड़ रही गुलाबी बालों वाली ऑग्रेस चिल्लाई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसके भाई का ऑग्रे फ्लेम एक मैजिकल आर्ट था जो उसकी पूरे ऑरा को आग में बदल देता था। वहीं मेरा तो एक जन्मजात हुनर था जिसने शायद उसे थोड़ा हैरान कर दिया था। हे, तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरे पास इससे भी ज्यादा मजेदार कुछ है। अब मेरे दाहिने हाथ से डार्क थंडर का समय था। मुझे इसे निर्णायक बनाना था, ऐसी चीज जो आखिरकार उन्हें बुरी तरह डरा दे। पीछे हटने की जरूरत नहीं थी, हालांकि मैं अपनी सारी मैजिक इस पर बर्बाद भी नहीं कर सकता था। मैंने फोर्स को उसके सामान्य स्तर के लगभग 1/3 पर एडजस्ट किया और फिर पार्टिकल्स को बहने दिया। देखो मेरी असली ताकत, मैंने चिल्लाते हुए पास के एक बड़े पत्थर पर डार्क थंडर का एक बोल्ट छोड़ा। वो तुरंत भाप बन गया और एक पल बाद एक धमाके की गूंज सुनाई दी। वहां राख का एक कण भी नहीं बचा था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने इसका टेस्ट किया था, शायद थोड़ा और मजबूत। धत तेरी की, ये चीज तो कमाल की है। शायद पीछे हटने की जरूरत थी। मुझे मालूम था कि मैंने पिछली बार की तुलना में इसमें कम मैजिक्यूल्स डाले थे। इसका कोई मतलब नहीं था। ये 1/3 मजबूत होना चाहिए था, इतना कि अगर मैं चाहता तो कई बोल्ट फायर कर सकता था। मिल गया। डार्क थंडर की तुलना में डार्क थंडर कम उपयोग करता है। मैंने इसके लिए नहीं पूछा था, लेकिन सेज समझाने के लिए आ गया। असल में ये ज्यादा मजबूत था क्योंकि ये एक सीमित दायरे में एक शक्तिशाली हमला करने पर ज्यादा फोकस करता था, जिसका मतलब था कि इसमें बहुत कम मैजिक का इस्तेमाल होता था। इसीलिए ये कम पार्टिकल्स के साथ ज्यादा नुकसान करता था। मुझे लगने लगा था कि ये डार्क थंडर मेरे अंदाजे से थोड़ा ज्यादा अनोखा है, ठीक डार्क फ्लेम की तरह। ये पता लगाना मुश्किल था कि इसका इस्तेमाल सबसे अच्छा कब होगा। इससे मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं ही इसे चला रहा था। अच्छा हुआ कि मैंने इसे खुद पर आजमाया नहीं। मैंने सोचा ये ऐसी चीज नहीं थी जिससे मल्टी लेयर्ड बैरियर मुझे बचा सके। तो ऑग्रे कैसे जवाब देंगे? जबरदस्त। ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि तुम्हारी शक्तियां हमारी शक्तियों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन अपने ग्रुप को नेतृत्व करने वाले अगले व्यक्ति के नाते मुझे अपनी जाति पर गर्व करना सिखाया गया है। कोई भी नेता अपने गिरे हुए साथियों को चुपचाप दुख सहते कैसे दे सकता है? चाहे मैं सफल हूं या न हूं, मुझे पलटवार करना ही होगा। युवा मालिक, मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। बहुत बढ़िया। बिल्कुल उल्टा असर हुआ। अब लाल और सफेद बालों वाले राक्षस दुखद हीरो बन गए थे। उनके चेहरे हैरान थे। वो मेरे खिलाफ अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। मैं इस तरह से इसे खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन इस रवैये के खिलाफ उन्हें मारे बिना उन्हें रोकना मुश्किल होगा। तो कोई और रास्ता नहीं है। चाहे वो गलत थे या नहीं, मैं अब उन्हें आजाद नहीं छोड़ सकता था। इससे बाद में और परेशानी ही होगी। मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा था कि मुझे ये समझ में आने लगा था कि ये उनकी अपनी गलती थी कि वो इतने जिद्दी थे। तभी वो खूबसूरत राक्षसी राजकुमारी चिल्लाकर बोली, प्लीज रुकिए। गुलाबी बालों वाली राक्षसी अपने लाल बालों वाले भाई के सामने खड़ी हो गई। उसे रोकने के लिए उसने अपनी बाहें चौड़ी कर ली। मेरे भाई, तुम्हें इस बारे में शांति से सोचना चाहिए। इतना शक्तिशाली जादूगर हमारे देश में सुअरों को भेजने के लिए घटिया चाले चलेगा? ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो खुद ही हम सबको अकेले खत्म करने के लिए काफ़ी है। वो निश्चित रूप से अनोखा है, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं है कि वो उस झुंड के साथ है जिसने हम पर हमला किया था। क्या? घबराए हुए लाल बालों वाले ने मेरी तरफ देखा। लेकिन शायद। दोस्तों, मैं तुम्हें कहता रहता हूं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। क्या तुम आखिरकार सुनने के लिए तैयार हो? भाप निकल रही थी, वो जगह जहां पहले भाप बना हुआ पत्थर था। ये ऑगर राजकुमारी की बात को सही साबित करने के लिए काफी था। रेड हेड ने उसकी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, और आखिरकार घुटनों पर बैठ गया। माफ करना, शायद मुझे आपके बारे में गलत फहमी हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी गहरी माफी। खैर, यहाँ बात करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों ना हम गांव वापस चले? तुम लोग भी साथ चलो।
मुझे तुम्हें खाना खिलाकर खुशी होगी, कम से कम। और इस तरह जो झगड़ा अनजान कारणों से शुरू हुआ था वो शांति से खत्म हो गया। हॉबगॉब्लिन जागने लगे, शायद इसलिए क्योंकि राजकुमारी ने उन पर से जादू हटा दिया था। ये ज़रूर कोई ज़बरदस्त जादू रहा होगा, क्योंकि मेरे जादू से हुए इतने शोर से भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने पर्पल हेयर पर से स्टिकी स्टील थ्रेड हटा दिया और बेहोश ब्लू हेयर पर थोड़ा सा पोषण छिड़क दिया। मुझे ठीक से नहीं पता था कि ब्लैक हेयर के साथ क्या करना है, लेकिन पता चला कि डेविएंट उसके शरीर से लकवा हटाने के लिए काफ़ी था। आमतौर पर इसके लिए जादू या दवा की ज़रूरत होती है। मैंने बिना सोचे समझे पैरालाइजिंग ब्रेथ का इस्तेमाल किया था। अगली बार मुझे ये पक्का करना होगा कि इसे ठीक करने का कोई आसान तरीका हो। मुझे इस बात का थोड़ा अफसोस हुआ। किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी थी, इसलिए हम सब गांव की ओर चल पड़े। और जैसा कि उन्होंने मेरे जाने से पहले वादा किया था, वहां शानदार खाना मेरा इंतजार कर रहा था। यही है रिगार्ड, सबसे बड़ा अफसर। उसके ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कमाल के थे। मुझे अभी भी भूख नहीं लगी थी, लेकिन मैं सुबह से इसका इंतजार कर रहा था। ये एक फिजिकली एक्टिव दिन था और इसके साथ साथ मेरे टेस्ट सेंस का टेस्ट भी होने वाला था, इसलिए मैं बहुत उत्साहित था। और ये आ गया, मांस का पहला टुकड़ा। ये बहुत अच्छा है। मुझे लगा कि मैं रो दूंगा। पहले मुझे फ्लेवरिंग की चिंता थी, लेकिन उन्होंने अलग अलग तरह के फलों का जूस निकालकर सॉस बनाया था। हॉबगॉब्लिन बनने से उनके स्वाद में भी सुधार हुआ होगा और अब वे सभी तरह की नई रेसिपी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये जादुई जानवर काऊ डियर था, है ना? अच्छी तरह से पका हुआ, ये बिना किसी एक्स्ट्रा मसाले या ऐसी किसी चीज़ के भी काफ़ी स्वादिष्ट था। लेकिन इसमें कुछ फल मिलाने से मेरे टेस्ट बड्स को एक बहुत ही अलग और बहुत ही मज़ेदार एहसास हुआ। इसने जंगली स्वाद को छिपाने में कमाल कर दिया और पूरे पैकेज पर एक बढ़िया सा फिनिशिंग टच दिया। लिलीना, जो हमारे खाने के स्टॉक की देखरेख करने वाली गॉब्लिन लॉर्ड थी, और हारुना, जो एक घमंडी कुक थी, उन्होंने ऐसे ही समझाया। मैंने उनकी सलाह मानी और अपनी प्लेट साफ करते हुए उस अनुभव का मज़ा लिया जो मैंने मिस कर दिया था। वैसे जब मैंने उन्हें इकट्ठा किया हुआ नमक दिया तो वे बहुत खुश हुए। मुझे लगता है कि उन्हें पता था कि ये क्या है, लेकिन उन्होंने इसे पाने की उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि ये बहुत महंगा था। मुझे लगता है कि गॉब्लिन जाति के लिए, जो अब तक मुख्य रूप से जिंदा रहने में व्यस्त थी, नए स्वाद ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। उन्हें अपने शिकार के मांस और खून से ज़रूरी नमक मिल जाता था, और इसके अलावा उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने उन्हें सलाह दी कि वे ज़्यादा नमक ना खाएं, बस एहतियात के तौर पर। ऐसा नहीं था कि मुझे यकीन था कि राक्षसों को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। गुलाबी बालों वाली ओग्रिस ने भी एक हैरान कर देने वाला योगदान दिया। उसे जड़ी बूटियों और खुशबूदार चीज़ों वगैरह के बारे में बहुत कुछ पता था, और वो कुछ जंगली घास लाई जिसका इस्तेमाल हम मांस की ज़्यादा बुरी गंध को छिपाने के लिए कर सकते थे। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि इससे हमारी बदतमीजी थोड़ी कम हो जाएगी। जब वो सामग्री इकट्ठा करने में मदद कर रही थी, वो एक ऊंचे लेवल की प्राणी थी और वो तेजी से काम कर रही थी, जिससे नए विकसित हॉबगॉब्लिन शर्मिंदा हो गए थे। दूसरी ओग्रिस, बैंगनी बालों वाली, बस दूसरों के साथ खा रही थी। शायद उनके समाज में महिला ओग्रिस को ज़रूरी नहीं कि किचन में ही रखा जाता था। अगर ये इतना स्वादिष्ट था तो मुझे लिंग की परवाह नहीं थी। जल्द ही गुलाबी बालों वाली लड़की गांव की बाकी गॉब्लिन लड़कियों के साथ घुल मिल गई। मुझे यकीन था कि वे उससे जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करेंगी। शहर में एक और अच्छा प्रभाव होना अच्छा था। मुझे लगता है कि सब भला तो सब भला। भुने हुए मांस की दावत, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, बिना किसी रुकावट के हुई, और हमारे नए साथी भी हमारे साथ शाम को शराब पीने में बहुत खुश थे। 2. विकास और टकराव। हमने अगले दिन ओग्रिस के साथ बैठकर चीज़ों पर बात करने का फैसला किया। हमने गांव के बीच में हाल ही में जले हुए पब्लिक स्क्वायर के ऊपर बने लकड़ी के घर को चुना। तीनों बौने भाइयों में सबसे छोटे मिल्डो ने लकड़ी के एक प्लान पर मेरे बनाए बेसिक स्केच से इसे बनाने में बहुत अच्छा काम किया था। जनरल कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर मेरे पिछले अनुभव ने मुझे कम से कम इतनी जानकारी तो दी थी कि मैं लकड़ी पर चारकोल से डायमेंशन वगैरह नापकर उसे सौंप सकूं। ये ग्रेट सेज और मेरे शरीर को मिली नई आज़ादी की वजह से मुमकिन हुआ, साथ ही बौनों द्वारा लाए गए ड्राफ्टिंग टूल्स की वजह से भी। थोड़ी सी कोशिश से आप कंप्यूटर जितनी सटीक चीज़ बना सकते थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं पलक झपकते ही एक गगनचुंबी इमारत बना सकता हूँ। मिल्डो को ब्लूप्रिंट समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। शायद मेरा ड्राफ्टिंग तरीका इस दुनिया के मेन स्ट्रीम तरीके से कहीं ज़्यादा आसान था, जो कि समझ में आता था। यहाँ की इमारतें उन चीज़ों के मुकाबले बच्चों का खेल थीं जिन्हें हमने घर पर कंक्रीट के जंगलों के लिए डिज़ाइन किया था। बौने लोग, इसमें कोई शक नहीं कि किंगडम में बहुत शानदार आर्किटेक्चर था, लेकिन टेक्निकल काम के मामले में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। शायद किसी दिन इस चौक पर ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी, इसके बारे में सोचना मज़ेदार था।
लेकिन मैं भटक रहा हूँ। मैंने ओग्रेस को घर के रिसेप्शन रूम में गाइड किया, ये देखने के लिए चारों ओर देखा कि सब कुछ वैसा ही बना है जैसा मैंने ऑर्डर किया था। वे चुपचाप पीछे पीछे आए, उत्सुकता से घर को ऐसे देख रहे थे जैसे ये कोई नई चीज हो। अभी तक कोई डेकोरेशन नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता कि उन्हें किस चीज ने इतना मोहित किया, लेकिन कोई बात नहीं। रिसेप्शन रूम में एक बड़ी मेज थी जिसके चारों ओर कुछ साधारण स्टूल लगे हुए थे। हम सब वहीं इकट्ठा थे। रिगार्ड, 4 गॉब्लिन लॉर्ड्स और मीडिएटर के तौर पर ड्वार्फ काइजन। मुझे मिलाकर कुल 13 लोग थे। मैंने रिगार्ड और बाकी लोगों को यहाँ क्यों बुलाया था? क्योंकि मुझे लगता है कि ओग्रिस के पास हमें बताने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं। अगर जूरा के जंगल में कुछ हो रहा था तो वो जल्द ही हमारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा। मैं हर संकट के लिए अकेला सहारा नहीं बनना चाहता था। जैसा कि वे कहते हैं, शासन करो लेकिन राज मत करो। हारूना सबके लिए चाय लेकर आई। काम खत्म होने के बाद उसने जल्दी से झुककर प्रणाम किया और रिसेप्शन रूम से चली गई। उसके लिए ये अभी भी थोड़ा अजीब था, लेकिन वो कुछ तौर तरीके सीख रही थी। बहुत बढ़िया तरक्की। मैंने कप अपने होठों से लगाया, कड़वी लेकिन इतनी भी बुरी नहीं। मैं पहले इस तरह की चीज़ों के मामले में इतना चूजी नहीं था, लेकिन मेरे स्वाद की भावना की लंबे समय बाद वापसी शायद मुझे और ज्यादा नखरेला बना रही थी। हरी चाय की कड़वाहट मेरी जीभ पर फैल गई। मैं उसकी गर्मी भी महसूस कर पा रहा था। मेरे शरीर में शायद हीट कैंसिल करने की क्षमता थी, लेकिन फिर भी मैं इसे महसूस कर पा रहा था। अजीब बात है। ओग्रिस को भी ये पसंद आया। मैंने उनके बैठने का इंतजार किया बात शुरू करने से पहले। मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि वे यहाँ क्यों आए थे। उन्होंने जवाब दिया कि वे फिर से इकट्ठा होने और खुद को मजबूत करने के लिए भाग रहे थे। ये बात अपने आप में परेशान करने वाली थी। मुझे लगा कि ये सिलसिला कुछ समय तक चलेगा। अगर कोई ऐसी ताकत थी जो ओग्रिस को हरा सकती थी, तो हमारे सामने एक खतरा है। ये बी रैंक के जीव थे, अकेले भी, और मैं कल की लड़ाई से ये समझ गया था। और ये लोग यहाँ सबसे बेहतरीन थे, जंगल के मास्टर। मुझे बताया गया था कि यहाँ मिलने वाले मॉन्स्टर में ये सबसे ऊंची क्लास के थे। बेहतर होगा कि उनकी बात सुन ली जाए। ओग्रिस की कहानी संक्षेप में, एक युद्ध हुआ और ओग्रिस हार गए, बस यही बात थी। जब मैं इस गांव में इफ्रिट से लड़ने में व्यस्त था तो ओग्रिस अपने ही एक युद्ध में शामिल हो रहे थे। जूरा के जंगल में सबसे शक्तिशाली जाति को युद्ध के लिए कौन चुनौती दे सकता है और जीत सकता है? इससे कमरे में मौजूद सभी लोगों में तनाव की लहर दौड़ गई। चिंता से उनके चेहरे सख्त हो गए थे। लाल बालों वाले ने गुस्से में बड़बड़ाया। उन्होंने अचानक हमारी मातृभूमि पर हमला कर दिया। उनकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। वे बदसूरत सुअर, वे ओक्स। जाहिर है वे एक सेना थे, और इंसानों के विपरीत मॉन्स्टर कभी भी हमला करने से पहले औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा करने के बारे में नहीं सोचते। इसलिए जबकि ओग्रिस ने खुद अचानक हुए हमले की निंदा नहीं की, तब भी ओक्स का उन पर हमला करना सामान्य बात नहीं थी। क्यों? सीधा कारण, ताकत में अंतर। ओक्स डी रैंक के जीव थे, गॉब्लिन से ज्यादा मजबूत, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जिसके बारे में एक अनुभवी एडवेंचरर को चिंता हो। याद रखिए, ओग्रिस उनसे 2 ग्रेड ऊपर थे, जिससे एक पर एक लड़ाई का नतीजा आसानी से बताया जा सकता था। लेकिन फिर भी कमजोर ने मजबूत को चुनौती दी और वे जीत गए। मैंने थोड़ा और गहराई में जाने का फैसला किया। ओग्रिस का घर हमारे गांव से काफी बड़ा था, कबीलों का एक अनौपचारिक समूह जो मिलकर 300 लोगों का एक तरह का वॉर खिल्ट बनाते थे। दूसरे शब्दों में, एक छोटे देश की नाइट सेना जितनी शक्तिशाली, एक ऐसी सेना जो B- मॉन्स्टर लेवल तक ट्रेंड 3000 लड़ाकों की सेना के बराबर थी। ये ओग्रिस एक ऐसा जीवन जीते थे जिसे आप मिलिट्री जैसा कह सकते हैं। कबीले नियमित रूप से एक दूसरे के साथ युद्ध प्रशिक्षण करते थे। कभी कभी दूसरे कबीलों की मदद करने के लिए इस या उस पक्ष में शामिल हो जाते थे जब भी अपने पड़ोसियों के साथ संघर्ष में पड़ जाते थे। कुछ कबीलों ने तो इतिहास में अपनी पहचान भी बनाई थी, किसी न किसी डेमन लॉर्ड के लिए सेना की अग्रिम पंक्ति बनाई थी, और ये ओग्रिस उन्हीं के वंशज थे। दूसरे शब्दों में, वे असल में भाड़े के सैनिकों की तरह रहते थे, और इस दुनिया के राक्षस उस इमेज को तेजी से खत्म कर रहे थे जो मैंने कभी अपनी फैंटेसी नॉवल से बनाई थी। लेकिन ये मुद्दा नहीं था, उन्हें बहुत पहले ही हरा दिया गया था। कमजोर मॉन्स्टर्स, और ऐसा लग रहा था कि वे सब अभी भी सदमे में थे, क्योंकि इस रिसेप्शन रूम में हम पूरी बस्ती के अकेले बचे हुए लोगों को देख रहे थे। लाल बालों वाले ने अपनी बहन राजकुमारी को उस जगह से दूर ले गया था, जबकि उनका लीडर ओक से उनकी रक्षा करने के लिए एक टीम का नेतृत्व कर रहा था। वो आखिर कुलीन थी, एक तरह की ओगर शैमन, और उसके लोग उसे अपनी जिंदगी में बाकी सब चीज़ों से ऊपर रखते थे। काश मैं और मजबूत होता, लाल बालों वाला करहा उठा। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थे काले कवच पहने ओक्स जो उसके लीडर पर आखिरी वार कर रहे थे। एक विशाल ओक जिसे एक अजीब सी आभा निकल रही थी, और
एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी क्रूर काली आभा को छिपाने की जहमत नहीं उठाई, जिसने एक ऐसा मास्क पहना था जो थोड़ा गुस्से वाले जोकर जैसा लग रहा था। वो जादू से पैदा हुए लोगों में से एक था, मुझे यकीन है, एक हाई लेवल वाला। मुझे डर है कि मेरे भाई के पास कोई मौका ही नहीं था। सच में? बड़े ने आगे कहा। हमने आप सब के बारे में जल्दबाजी में अंदाज़ा लगा लिया क्योंकि हमने उस शैतान को काम करते देखा था। हमने सोचा कि तुम उनके साथ हो। अरे यार, सच में? प्यारा सा छोटा सा मैं इस खूनी सनकी के साथ मिला दिया गया। जिस तरह से उन्होंने कहा उससे मेरे अहंकार को थोड़ा ठेस पहुंची, लेकिन फिर भी मैंने भी उस समय अपना मास्क पहना हुआ था। शायद मुझे उस जादू से पैदा हुए आदमी से जोड़ना स्वाभाविक था। मुझे लगा था कि जादू से पैदा हुआ व्यक्ति लगभग कोई भी बुद्धिमान मॉन्स्टर हो सकता है। ओगर्स भी जादू से पैदा हुए माने जाएंगे, लेकिन अगर ये आदमी उनसे इतना ज्यादा बेहतर था तो उसे कुछ ज्यादा ही खतरनाक होना चाहिए था। मुझे हमारे पहले के टकराव से पता था कि थोड़ी सी भी बुद्धि वाले मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। वे इंसानी जादूगर की आसानी से जादू चला सकते थे और हथियार भी उतनी ही अच्छी तरह से संभाल सकते थे। ये इंसानी शारीरिक ताकत से ज्यादा ताकत के साथ मिलकर उन्हें मुकाबला करना बहुत मुश्किल बना देता था। और मॉन्स्टर जितना ऊंचे लेवल का होगा, नतीजे उतने ही विनाशकारी हो सकते हैं। ये मान लेना सुरक्षित होगा कि हम कम से कम ए रैंक वाले से निपट रहे थे। ये अच्छी खबर नहीं थी। और बस साफ करने के लिए, गॉब्लिन इंसान की एक उपजाति हैं, इसीलिए उनके विकसित हॉब गॉब्लिन रूप जादू से पैदा हुए नहीं माने जाते। ओगर्स ने बात जारी रखी। ऐसा लगा कि काले कवच वाले के बराबर ताकत के 3 और ओगर्स थे। उन चारों ने ओगर गढ़ के एलीट लड़ाकों को जल्द ही खत्म कर दिया, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, बाकी ऑर्क सैनिक किले में घुस गए और सच में नरसंहार शुरू कर दिया। वे कई हजार थे। ये सिर्फ ओगर्स का एक अंदाज़ा था, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी संख्या थी। और मज़े की बात ये थी कि वे सभी उस तरह के पूरे प्लेट वाले कवच पहने हुए थे जैसा कि आप किसी इंसान चौकीदार या वैसे ही किसी के यूनिफॉर्म के तौर पर पहनने की उम्मीद करेंगे। जैसे धातु की एक विशाल लहर जंगल में सब कुछ रौंदती हुई। अगर ये सच था तो ये सिर्फ ऑक्स का काम नहीं हो सकता था। ऑक्स भी इंसानी ढंग के ही थे, लेकिन उन्हें गॉब्लिन की तरह कमज़ोर बेवकूफ़ राक्षस माना जाता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे इतने बड़े और महंगे कवच के लिए पैसे इकट्ठा कर सकें। साथ ही जूरा के जंगल में बहुत सारे शक्तिशाली राक्षस थे। ऑक्स के लिए ओगरगढ़ के रास्ते में ध्यान आकर्षित किए बिना जाना असंभव होता। ये मानना सही लगा कि वे किसी दूसरे देश के साथ मिले हुए थे, इंसानों के देश के साथ, लेकिन मैं अंदाज़ा नहीं लगा सका कि वे क्या चाहते थे, और इससे मुझे चिंता हुई। अगर सेना कई हजार मजबूत थी तो वे सिर्फ उस एक ओगर जगह को ख़त्म नहीं करना चाहते होंगे। इस हिसाब से वे पूरे जूरा के जंगल पर कब्जा करना चाहते थे। तुम्हें पता है, काइजिन ने कहा, वे शायद किसी डेमन लॉर्ड के साथ मिले हुए हों। डेमन लॉर्ड? शिजू का चेहरा मेरे दिमाग में कौंध गया। उसके आखिरी शब्द भी साथ में गूंज रहे थे। लियोन डेमन लॉर्ड, वो दुश्मन जिसे मैंने हराने का वादा किया था। क्या ये संभव हो सकता था? मुझे यकीन नहीं था कि मुझ में अभी किसी डेमन लॉर्ड को हराने की ताकत है, लेकिन आमतौर पर मुझे नहीं लगता था कि किसी भी डेमन लॉर्ड को इस जंगल की ज्यादा परवाह थी। इसके बाहर उनकी ज़मीनें दूर दूर तक फैली हुई थी, और उनके उपजाऊ खेतों की देखभाल ज्यादातर बड़ी संख्या में गोलेम और गुलाम करते थे, जिन्हें लड़ाई में पकड़ा गया था। डेमन लॉर्ड के कंट्रोल वाली ज़मीनों पर कभी अकाल की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, और इसी वजह से ये लॉर्ड इंसानों के कंट्रोल वाले इलाकों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते थे। जैसा कि मुझे बताया गया, तथाकथित युद्ध के गुलामों की हालत इतनी अच्छी थी कि उनकी जिंदगी दूसरों से ज्यादा अलग नहीं थी। मैं ये नहीं कह सकता कि इंसानी देश उन्हें कैसे देखते थे, लेकिन जहां तक जूरा के जंगल के रहने वालों की बात थी, डेमन लॉर्ड की ज़मीनें काफ़ी शांत थी। तो अगर कोई किसी दूसरे के इलाके पर कब्जा करना चाहता था तो इस बात की अच्छी संभावना थी कि इसमें इंसान शामिल होंगे। साथ ही हमेशा 1 या 2 डेमन लॉर्ड ऐसे हो सकते थे जो सिर्फ मजे के लिए या टाइम पास के लिए युद्ध शुरू करना चाहते हों। वेल्डोरा द स्टॉर्म ड्रैगन उनके व्यवहार पर एक और रोक था, और अब वो चला गया था। ये बात समझ में आती थी। मुझे लगता है कि मुझे इस जंगल की रक्षा के बारे में और सोचना होगा, लेकिन किसी भी तरह एक बात पक्की थी, ये जगह ऑक से भर रही थी। तो अब क्या? मैंने सबकी बात सुनने का फैसला किया। हमें लगता है कि ऑक्स जंगल पर लीडरशिप चाहते हैं, रिगर्ड ने मेरी एक नज़र के इशारे पर कहा। अब सब मुझे देख रहे थे। उनसे लड़ूं, भाग जाऊं या उनके गठबंधन में शामिल हो जाऊं? जिस तरह से ओगर बर्ताव कर रहे थे, उन्हें पता था कि मेरे फैसले के आधार पर हम फिर से दुश्मन बन सकते हैं। अचानक हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा।
अच्छा, तो अभी के लिए एक और कप चाय कैसी रहेगी? एक मेरे पास आया। सबने अपने अपने कप होठों से लगाए और तनाव कुछ कम हुआ। ठीक है, तो तुम लोग क्या करने वाले हो? मैंने ओगर से पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि तुम्हारी भविष्य की दिशा क्या है? क्या तुम भाग जाओगे ताकि किसी और दिन लड़ सको, या इसके बजाय कहीं छिप जाओगे? क्योंकि अगर तुम भागने की योजना बना रहे थे तो मैं बस सोच रहा था कि क्या तुम्हारे मन में कोई जगह है? क्या ये साफ नहीं है? हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, मौके का इंतजार करेंगे और उन्हें फिर से चुनौती देंगे। बिल्कुल, हमें अपने मालिक का बदला लेना होगा। मुझे भी। हम सब अभी शक्तिहीन हैं, लेकिन मैं उन 2 पैरों वाले सुअरों को जिंदा नहीं रहने दूंगा। हम अपनी युवा मालिक और राजकुमारी का पालन करने का वादा करते हैं। ओगर्स ने निश्चित रूप से एक जवाब दिया। उन्होंने शुरू से ही खुद को इसके लिए तैयार कर लिया होगा, यहाँ तक कि हमारी अपनी लड़ाई में भी उनकी आंखों में हिचकिचाहट का एक भी संकेत नहीं था। उन्हें पता होगा कि इसका मतलब उनकी जान होगी, लेकिन मुझे इसका सम्मान करना पड़ा। इतने घिरे होने के बावजूद उनमें अभी भी इतनी गरिमा थी कि उन्होंने किसी भी हॉबगॉब्लिन को नहीं मारा। मुझे लगा कि अगर मैंने उन्हें अपनी मौत की ओर जाने दिया तो मुझे पछतावा होगा। अरे, क्या तुम लोग मेरे साथ जुड़ने में दिलचस्पी रखते हो? तुम क्या? मैंने काफी साफ कह दिया ना। अगर तुम लोग वैसे भी रहने के सैनिक के तौर पर काम कर रहे हो तो मेरे लिए काम क्यों नहीं करते? अगर तुम अपने पुराने मालिक के लिए लड़ना चाहते हो तो मुझे तुम्हें काम पर लगाने में खुशी होगी। हम? इसके अलावा अगर तुम ताकत की तलाश में हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए? मैं तुम्हें 3 टाइम का खाना और सोने की जगह देने के अलावा ज्यादा पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन हम नहीं कर सकते। ऐसा करने से ये गांव हमारे बदले की तलाश में शामिल हो जाएगा। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती, रिगर्ड ने कहा। हम यहाँ सर रिमुरु की सेवा करने के लिए हैं और किसी और की नहीं। अगर वे ऐसा चाहते हैं तो कोई भी उनकी इच्छाओं के विरुद्ध काम नहीं करेगा। हाँ, और मुझे लगता है कि हम इसमें देर सवेर शामिल हो ही जाएंगे। तुम्हें पता है, अगर इतने सारे ऑक्स घूम रहे हैं तो मुझे शक है कि यहाँ आसपास कोई भी जगह सुरक्षित है। बिल्कुल, एक और गॉब्लिन लॉर्ड ने कहा। एक लिजर्ड मैन जासूस ने एक बार उस गांव से संपर्क किया था। गॉब्लिन होने के नाते हम उस समय समझ नहीं पाए कि वो क्या चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी नई हलचल या ट्रेंड की जांच कर रहा था, जिसका मतलब है कि ये जगह युद्ध का मैदान बन सकती है। हम सबके लिए मिलकर काम करना सबसे अच्छा होगा। वे सभी काफी हद तक सहमत लग रहे थे। ऐसा नहीं था कि कुछ गॉब्लिन खुद बहुत कुछ कर सकते थे। अगर ऑक्स की सेना आ रही थी तो हमें अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए थे। ठीक है, अगर तुम मेरी सेवा करने के लिए सहमत हो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे सपनों को भी सच कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे? आसान है। अगर तुम मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं वादा करता हूँ कि अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। मैं अपने साथियों को कभी नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम मुझे काम पर लगाने देते हो तो मुझे तुम्हारे साथ सहयोग करने में खुशी होगी। मैं समझा। तो हम इस गांव की रक्षा करेंगे और बदले में ये गांव हमारी रक्षा करेगा। बुरा प्रस्ताव नहीं है। वास्तव में ये एक स्वागत योग्य प्रस्ताव है। हम इस जगह का इस्तेमाल सुअरों के खिलाफ जरूरी प्रतिरोध बलों को इकट्ठा करने के बेस के रूप में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। हम वैसे भी लड़ने वाले हैं, तुम भी साथ आ सकते हो। और क्या ये समझौता तब तक बना रह सकता है जब तक कि ऑक्स के सरदार को ना हरा दिया जाए? मुझे तो ये एकदम सही लगता है। ऑक्स का मामला सुलझने के बाद तुम जो चाहो वो करने के लिए आजाद होगे। तुम मेरे साथ मिलकर एक राष्ट्र बना सकते हो, यात्रा पर जा सकते हो, कुछ भी। तुम्हारा क्या ख्याल है? लाल बालों वाले ओगर ने कुछ देर इस बारे में सोचा, जबकि बाकी सब इज्जत से चुप रहे। उन्होंने जरूर उसके फैसले लेने की काबिलियत का सम्मान किया होगा। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें एक बार फिर खोला। बहुत बढ़िया, उसने कहा, हम आपके लीडरशिप में काम करेंगे। तो यही रास्ता उसने चुना। अच्छा, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी मदद है। जहां तक मेरा सवाल था, ओगर्स को अपने साथ मिलाना एक बड़ी जीत थी। मुझे लगा कि उन्हें रहने के सैनिक के तौर पर मेरी सेवा करने के विचार से कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं सही था। और अगर हमें कई हजार ऑक्स से निपटना था तो हमें अपनी संख्या जल्दी से बढ़ानी थी। हमें नहीं पता था कि इस ऑक्स की सेना में किस तरह की ताकत है, इसीलिए मैं चाहता था कि मेरे पास जितना हो सके उतना साथ हो। ये शायद पूरी तरह से बिजनेस था, लेकिन उन्होंने मेरा साथ देने का वादा किया था, और इसका मतलब था कि अब हम दोस्त थे। और अगर हम दोस्त थे तो मुझे उनके कुछ असली नाम चाहिए थे, वरना ये बहुत सिरदर्द होता। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को नाम देता हूँ। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैंने नाम कहा? नाम ना होना परेशान करने वाला होता है ना? नहीं, वास्तव में हम पहले से ही एक दूसरे से काफी अच्छे से बात कर पाते हैं। तो हो सच में इंसानों के नाम हो सकते हैं जरूर, लेकिन हम मॉन्स्टर्स को उनकी ज्यादा जरूरत नहीं होती। क्या?
बेवकूफ मत बनो, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। जो भी हो, मैं कह रहा हूँ कि मुझे उनकी जरूरत है, क्योंकि नहीं तो तुम्हारा ध्यान खींचना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? हाँ, लेकिन प्लीज एक पल रुकिए, गुलाबी बालों वाली ओग्रेस ने समझाया। नाम देना बहुत जोखिम भरा काम हो सकता है। हमें सबसे पहले ऊंची रैंक वालों से शुरू करना चाहिए। खतरनाक? हाँ, जैसे मैं बहुत ज्यादा जादू इस्तेमाल करूं और सो जाऊं। खैर, जब तक मैं एक साथ पूरे गांव का नाम रखने की कोशिश नहीं करूंगा, तब तक मैं ठीक रहूंगा, है ना? नहीं नहीं, चिंता करना बंद करो, मैंने गुलाबी बालों वाली को नज़रअंदाज करते हुए कहा। सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। कुछ नाम सोचने का समय आ गया है। ओग्रेस अभी भी शक की नज़र से देख रहे थे, लेकिन उन्हें भाड़ में जाने दो। चलो ये काम शुरू करते हैं। इस बार मैं सच में जोश में था। ओग्रेस इतने अच्छे थे कि सबके बालों का रंग अलग अलग था, जिसे आइडिया सोचना आसान हो गया। लाल बालों वाला लड़का बेनीमारू बन गया, एक ऐसा नाम जिसका मतलब है लाल घेरा, और जो पुराने जमाने की सैमुराई से जुड़ा होता है। कुछ मर्दाना नाम कुल मिलाकर अच्छा लग रहा था। राजकुमारी शुना बन गई, या गहरा लाल पौधा। उसके बाल गुलाबी थे और उसे जड़ी बूटियों और ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता था। ये ठीक लग रहा था। सफ़ेद बालों वाला हाकुरू बन गया, सफ़ेद बुजुर्ग, जो उसके लुक को देखते हुए काफ़ी साफ था। नीले बालों वाला सोई बन गया, नीली परछाई, उस अचानक हमले की वजह से जिसने मुझे लगभग गिरा ही दिया था। अगर उसने किसी और को निशाना बनाया होता तो वे सच में खतरनाक हो सकते थे। बैंगनी बालों वाली शियोन बन गई, बैंगनी बगीचा, क्योंकि जिस तरह से उसकी पोनीटेल बाहर निकली हुई थी वो मुझे कुछ कुछ फूल की याद दिला रही थी। आखिर में काले बालों वाला कुरोबे बन गया, जिसका मतलब था काला लेकिन देहाती अंदाज में। ये उस पर सूट करता था, अशिष्ट, असभ्य, लेकिन फिर भी प्यारा। मैं अपनी पसंद से काफ़ी संतुष्ट था। मैंने ये नाम लगभग तुरंत सोच लिए थे, जैसे कोई दैवीय रहस्य उद्घाटन हुआ हो। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी पीठ थपथपाई, मुझे अचानक कमजोरी महसूस होने लगी। 1 मिनट रुको। जब तक ये ख्याल आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे लिए फिर से सोने का समय हो गया था। 6 लोगों का नाम रखने से मेरी जादुई शक्ति इतनी कमज़ोर क्यों हो गई, मैंने सोचा, और मैं स्लाइम के रूप में बदल गया। अब मैं अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्या? एक स्लाइम? ये कैसे हो सकता है? तुम शुरू से ही एक स्लाइम थे? मैं जवाब देने के लिए बहुत कमज़ोर था। जाहिर है इससे ओग्रेस बहुत घबरा गए। वे ज़मीन पर गिर गए। ऐसा लग रहा था कि वे सेरेमनी से उतने ही थके हुए थे जितना मैं था। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे इसका जवाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक मेरी जादुई शक्ति रिचार्ज नहीं हो जाती। एक रात गुजर गई। इस बार सोने का अनुभव अगर कुछ भी था तो पिछली बार से भी ज़्यादा मुश्किल था। मैं होश में था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी मैं देख रहा था वो एक सपना था। मेरी यादें धुंधली थीं, जैसे कोई नर्म चीज़ मेरे शरीर से सट रही हो, या जैसे मैं खुशबूदार फूलों के बीच तैर रहा हूँ, या कुछ और। मुझे ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन शायद मैं ज़्यादा सोच रहा था। शियोन, तुम सर रिमुरू को कब तक ऐसे ही अपनी छाती से लगाए रखोगी? अब बदलने का समय है। राजकुमारी शुना, तुम मजाक कर रही हो, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सर रिमुरू का ख्याल रखूंगी, इसलिए प्लीज़ तुम खुद आराम करो। बस करो शियोन, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं सर रिमुरू पर नज़र रखूंगा, और मैं उन पर नज़र रखूंगा ही। जाहिर है ये किसी तरह की बहस थी, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं बस कल्पना कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे मैं कल्पना कर रहा था कि वे मेरे साथ रस्साकशी खेल रहे थे। चलो इसी बात को मान लेते हैं। तो क्या हुआ? मुझे तब पता चला जब मैं आखिरकार जागा और देखा कि वे छहों मेरे सामने खड़े थे। सामने एक हैंडसम जवान आदमी था जिसके गहरे लाल रंग के बाल थे। उसकी आंखें भी उतनी ही चमकदार लाल थीं और वे सीधे मुझ पर टिकी हुई थीं, बिल्कुल भी नहीं हिल रही थीं। ये कौन है, मैंने सोचा, लेकिन एक नज़र ने इसकी पुष्टि कर दी। ये बेनीमारू था, वो ओग्रे जिसे उसके साथी छोटे मालिक कहते थे। उसके गहरे लाल बालों में से 2 सींग निकले हुए थे, ऑब्सिडियन से भी ज्यादा चिकने और सुंदर। वे पहले हाथी के दांतों से भी मोटे हुआ करते थे, लेकिन अब वे तराशे हुए, पॉलिश किए हुए और किसी कलाकृति की तरह पतले और सुंदर थे। बेनीमारू जिसे मैं जानता था एक विशालकाय आकृति थी, लेकिन ये आदमी शायद 6 फीट से थोड़ा कम लंबा था और उसका शरीर कसा हुआ और सुडौल था। हालांकि उससे मुझे जितनी ऊर्जा महसूस हुई वो पहले वाले से बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। उदाहरण के लिए वो इफ्रिट जितना मजबूत नहीं था, लेकिन ये पहली तुलना थी जो मेरे दिमाग में आई। वो अब ए रैंक से ऊपर हो सकता है। किसी को नाम देने से इतनी ज्यादा शक्ति कैसे मिल सकती है? ये मेरी सच्ची प्रतिक्रिया थी।
उसके बगल में एक आकर्षक युवा औरत थी जो लगभग बेनीमारू की परछाई में छिपी हुई थी। शुना, मैंने सोचा। वो पहले से ही प्यारी लगती थी और बाकी सब चीज़ों के साथ साथ उसमें भी ज़बरदस्त बदलाव आया था। जैसे ये क्या है, ये अब पूरी तरह से राजकुमारी थी यार, पहले से बिल्कुल अलग लेवल की। उसके लंबे बाल जो अब थोड़े गुलाबी थे, उसके सिर से नीचे पोनीटेल तक फैले हुए थे। उसके 2 सफ़ेद चीनी मिट्टी के सींग थे, हल्की रंगत वाली त्वचा और होंठ बसंत में चेरी ब्लॉसम के रंग के थे। जब उसने मुझे देखा तो उसकी गहरी लाल आंखें थोड़ी चमकदार लग रही थीं। यार क्या लड़की है, कोई भी 2D एनिमे लड़की उसकी बराबरी नहीं कर सकती। वो छोटी थी, लगभग 5 फीट, और उसके आसपास का माहौल ऐसा था कि आप स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करना चाहते थे। हाकुरु, बूढ़ा ओगरे बहुत दूर लग रहा था। अब वो जवान लग रहा था। पहले वो ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल गिरने वाला है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो शायद अभी अपने सुनहरे सालों की शुरुआत कर रहा है। उसका पोस्चर एकदम सही था और उम्र के साथ जो शारीरिक ताकत उसने खो दी थी, उसमें से कुछ वापस आ गई थी। मैंने सोचा, ताकत के सीधे मुकाबले में भी अब उससे हल्के में लेना ठीक नहीं था। उसकी आंखें अभी भी काली थीं, उसके बाल अभी भी सफ़ेद रंग के थे, लेकिन अब वे आंखें ज़्यादा तेज़ थीं। उसके लंबे बाल पीछे बंधे हुए थे और उसके माथे पर दोनों तरफ छोटे छोटे सींग थे। वो एक योद्धा जैसा लग रहा था, और अगर वो अब मुझसे लड़ता तो मुझे अपने जीतने के चांस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। शियोन, दूसरी ओग्रेस ने अपने बालों पर काफी ध्यान दिया था। वे अच्छी तरह से धुले और कंघी किए हुए थे। पहले की तरह पीछे की तरफ बिखरे हुए नहीं थे, बल्कि अच्छे और सीधे थे। उनमें बैंगनी रंग की एक आकर्षक चमक थी जो उसकी पोनीटेल के साथ अच्छी लग रही थी। उसका एक ही सींग था, वही ऑब्सिडियन काले रंग का, और उसने स्वाभाविक रूप से उसके बालों को 2 हिस्सों में बांट दिया था। उसकी बैंगनी आंखें दूसरों की तरह मुझ पर टिकी हुई थीं। उसकी स्किन लगभग सफ़ेद थी, उसके होंठ चमकीले लाल थे। वो पहले जितनी जंगली नहीं लग रही थी, शायद कुछ मेकअप ये और लगभग 5.5 फीट लंबा होने के साथ साथ उसे बहुत ही शानदार बना रहा था। पूरा पैकेज एक सुपर मॉडल की तरह स्लीक था, लेकिन उसमें एक बहुत ही यूनिक चीज़ थी, एक ऐसी चीज़ जिसने मेरे अंदर बची हुई सारी मर्दानगी को, मेरी आंखों को उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगता है मैं कम से कम स्लाइम के रूप में था, इसलिए वो ये नहीं देख सकती थी कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, जो अच्छा था। मुझे यकीन है कि वो बिजनेस सूट में बहुत अच्छी लगेगी। सच कहूँ तो काश वो मेरी सेक्रेटरी होती। मेरे मन में ऐसे ही विचार आ रहे थे। सोई लगभग बेनीमारू की उम्र का था, जिसका रंग थोड़ा गहरा था और होंठ हल्के नीले रंग के थे। उसके माथे पर एक सफ़ेद सींग इसके साथ अच्छी तरह से मेल खा रहा था, और उसकी नेवी ब्लू आंखों से इच्छा शक्ति की एक मजबूत भावना झलक रही थी। उसमें हैंडसमनेस थी जो बेनीमारू में निश्चित रूप से नहीं थी, और वो लगभग उसी हाइट का भी था। ये सभी लोग अचानक इतने आकर्षक कैसे हो गए? और सिर्फ आकर्षक ही नहीं, बल्कि वे पहले जैसे थे उससे बिल्कुल उल्टी दिशा में, पूरा 180 डिग्री का बदलाव। उनकी पूरी परफेक्शन ने मुझे थोड़ा परेशान किया, जो मुझे लगता है कि इंसानी बात है। कुरोबी अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दौर में था। अच्छे शब्दों में कहें तो वो मजबूत था, और अगर अच्छे शब्दों में ना कहें तो वो बहुत ज्यादा बालों वाला था। इस वजह से वो अपने आसपास के ब्यूटी पैजेंट कंटेस्टेंट्स के बीच थोड़ा अलग दिख रहा था। उसके बाल और आंखें काली थीं, उसकी स्किन गहरे भूरे रंग की थी। उसके माथे पर 2 सफ़ेद सींग थे जो बहुत बड़े न होते हुए भी साफ दिख रहे थे, और एक तरह से उसके आम दिखने की वजह से मुझे उसके साथ एक तरह का जुड़ाव महसूस हुआ। भीड़ में उसकी मौजूदगी एक तरह से राहत देने वाली थी। इस वजह से और उसकी उम्र को देखते हुए मुझे लगा कि हम दोनों की अच्छी बनेगी। तो ये थे वो 6, और सिर्फ उनका लुक ही नहीं बदला था। बेनीमारू और उसके दोस्त ओगरे से ओगरे मेज में बदल गए थे। ये एक नेचुरल बदलाव था, जैसे गॉब्लिन से हॉबगॉब्लिन्स में होता है। इससे वे ज्यादा दिखावती दिखने वाले जीव बन गए थे, लेकिन अगर कुछ हुआ था तो उनकी ताकत में सबसे बड़ा अपग्रेड हुआ था। मैं कहूँगा कि वे सब अब ए रैंक से ऊपर थे। पहले मुझे लगा कि ये कोई गलती हो सकती है, लेकिन नहीं, वे सभी। कोई हैरानी नहीं कि उन्होंने मेरी सारी जादुई शक्ति छीन ली। ऐसा लगने लगा था कि मैं जिस मॉन्स्टर को नाम देता था, वो जितना ज्यादा ताकतवर होता था, उसे अपग्रेड करने के लिए उतनी ही ज्यादा जादुई शक्ति की जरूरत होती थी। मॉन्स्टर्स को इवॉल्व करने के लिए उसी हिसाब से मैजिक्यूल्स की जरूरत होती है। ये एक कीमती सबक था जो मुझे मुश्किल तरीके से सीखना पड़ा। अगर मैंने इसमें गड़बड़ की होती तो मेरी सारी जादुई शक्ति पूरी तरह से खत्म हो सकती थी, जो बहुत बुरा होता। मैंने इसे इस हद तक खत्म कर दिया था कि मैं लगभग बेहोश हो गया था। अब से मुझे इस तरह की चीजों में धीरे धीरे और आराम से काम करना चाहिए। मैंने इन 6 लोगों को इवॉल्व करने में काफी अच्छा काम किया था। मुझे इस बात पर गर्व था, लेकिन मुझे कुछ पछतावा भी था।
उन्हें रियली मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए। एक तो ये, और शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बेनीमारू कहता है, सर हमारी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी वफादारी की कसम स्वीकार करें। बहुत बढ़िया। अब मुझे धोखा देने के बारे में सोचने पर भी बेवकूफ़ी महसूस हुई। अरे तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे किराए के सैनिक हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पैरों में गिर जाओ। ऐसी बात नहीं है मेरे मालिक, हम आपके वफादार सेवक के तौर पर आपकी सेवा करना चाहते हैं। क्या? मैंने उनसे कहा था कि ये छोटी मोटी लड़ाई खत्म होने के बाद वे जाने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बेनीमारू और उसके लोगों के कुछ और ही प्लान्स थे। उन्होंने पहले ही आपस में इस बारे में बात कर ली थी। कृपया हमें अपनी दयालु मदद दें, उन्होंने अब एक साथ कहा। मेरे पास ना कहने का कोई कारण नहीं था, लेकिन क्या वे सच में सिर्फ कुछ खाने और एक कैबिन में सोने की जगह से खुश थे? इस बात ने मुझे परेशान किया, लेकिन अगर वे यही चाहते थे तो मैं उन पर विश्वास कर सकता था। इस तरह गांव की आबादी एक ही दिन में 6 बढ़ गई। मैंने ये बात अपने तक ही रखने का फैसला किया कि मुझे सच में उनकी ताकत से डर लगता था। एक और अच्छी तरह से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि वे सब कितना बदल गए थे। वे काफ़ी पतले हो गए थे, जिससे उनके कपड़े ढीले पड़ गए थे, लेकिन उनमें अभी भी उन्हें अच्छे से पहनने की गरिमा थी। ऐसे समय में सुंदरता एक बहुत मददगार चीज़ होती है। मुझे नहीं लगा था कि कुरोबे ये कर पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसने काइजिन से एक पोशाक उधार ली थी और वो उस पर अच्छी लग रही थी। अगर सींग न होते तो मैं उसे लगभग एक बौना समझ लेता। हाकुरो ही एकमात्र ऐसा था जिसमें शारीरिक रूप से ज्यादा बदलाव नहीं आया था। उसके कपड़े अभी भी उसे सामान्य रूप से फिट आ रहे थे। दूसरी ओर शियोन थोड़ी मुश्किल में थी। उसकी अब बहुत बड़ी छाती बाहर निकलने की धमकी दे रही थी। ईप, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। मुझे लगा कि गाम को इस बारे में तुरंत बताना चाहिए, जैसा कि मैं उसकी छाती पर चोरी छिपे नजर डाल रहा था। सोई की चेस्ट प्लेट भी अभी भी टुकड़ों में थी। मैं उसे तोड़ने के बारे में भूल गया था, लेकिन अरे, इसकी भरपाई करने का एक आसान तरीका है। सभी ओगरे जादूगरों के लिए नए कपड़े और उपकरण लेने का समय आ गया था। मैंने उनके बेसिक्स का ध्यान रखने का वादा किया था और मैं नहीं चाहता था कि वे पुराने टूटे फूटे सामान के साथ लड़ें। तो मैं उन सभी को गाम के केबिन में ले गया। हे बॉस, उसने मुझे मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और काम रोक दिया। क्या ये हमारे नए ओगरे दोस्त हैं? क्या आप पक्का कर रहे हैं? क्योंकि वे मुझे ओगरे जैसे नहीं लगते। लेकिन वो काफ़ी हैरान दिख रहा था। उसकी आंखें सीधे शियोन की छाती पर थीं। हाँ ठीक है, मैंने उन सभी का नाम रखा है, इसीलिए वे अब ठीक से ओगरे नहीं रहे। मुझे लगता है कि अब उन्हें ओगरे जादूगर कहा जाता है। ओगरे मेज, ये तो एक हाई लेवल रेस है ना, जो ओगरे के बीच में बहुत ही कम मौकों पर पैदा होते हैं। क्या ऐसा है? खैर ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम उनके लिए कुछ कपड़े और कवच बना सकते हो? ओह हाँ श्योर। गाम अभी भी थोड़ा शक में था, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा और ओगरे को अंदर ले आया। मुझे यकीन था कि वो जल्द ही उन सब का नाप लेगा। हाकुरो तो जैसा था वैसा ही ठीक था और कुरुबे ने जाहिर तौर पर काइजिन से कुछ दिनों के कपड़े उधार लिए थे। असल में वे सादे काम के कपड़े थे, लेकिन कुरुबे उनसे काफ़ी खुश लग रहा था। और इससे मुझे याद आया कि उनके कपड़े इतने जापानी क्यों लग रहे थे। अरे, मैंने हाकुरो से पूछा, तुम्हारे हथियार काफ़ी अजीब है ना? जैसा कि उसने बताया, लगभग 400 साल पहले कवच पहने योद्धाओं का एक ग्रुप ओगरे की मातृभूमि में आया था, जो बुरी तरह घायल थे और जंगल में खोए हुए लग रहे थे। उस समय तक ओगरे लड़ने वाले लोग थे, अब की तुलना में राक्षसों जैसे ज्यादा थे, लेकिन तब भी उन्होंने निहत्थों पर हमला करने से मना कर दिया। वे एक हाई लेवल रेस थे, खाने पीने की ज्यादा चिंता नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनकी देखभाल की। योद्धाओं ने इसके लिए धन्यवाद दिया और ओगरे को लड़ाई की तकनीक सिखाई और अपना कवच तोहफे में दिया। उनमें से एक को इन कटाना स्टाइल हथियारों को बनाना आता था और लंबे समय तक कोशिश करने के बाद वे बड़ी संख्या में इन्हें बनाने में सफल रहे। जिन योद्धाओं ने उन्हें ट्रेनिंग दी थी, उनमें से एक मेरे अपने दादाजी थे और उन्होंने ये पक्का किया कि वे मुझे अपने सारे हुनर सिखाएं। हाँ, और कुरुबे ने कहा, मेरा परिवार उन लोहारों में से है जो उन सबको सप्लाई करते हैं। तो तुम खुद ही तलवारें बना सकते हो? मैं सीधी तलवार में ज्यादा माहिर हूँ, लेकिन मैंने कम से कम इनकी देखभाल करना अच्छी तरह सीख लिया है। हालांकि कुरुबे हमारे लिए एक तरह का हथियारों का मास्टर है। हाँ, मैंने ये सारी तलवारें बनाई हैं। मैं लड़ने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे कुछ मेटल को एक साथ जोड़ने के लिए कहोगे तो तुम मेरे ओगरे हो। वाओ, मुझे नहीं पता था कि उनमें कोई हथियार बनाने वाला भी है। कुरुबे दूसरों से काफ़ी कमज़ोर था, तो मुझे लगा कि शायद ताकत ही उसकी एकमात्र अच्छी चीज़ नहीं थी। मैंने सोचा कि 400 साल पहले का ये ग्रुप शायद मेरी तरह ही दूसरी दुनिया के लोग रहे होंगे। हालांकि मुझे पक्का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। ज़रूरी बात ये थी कि ओगरे इतने समझदार थे कि वे अपनी परंपरा को जारी रख सकें।
बहुत बढ़िया, तो कुरुबे अब से तुम हमारे गांव के खास तलवार बनाने वाले होगे। ठीक है सर रिमिरू, मैं आपके लिए अपना बेस्ट करूंगा। मैंने तुरंत उसे काइजिन से मिलवाया और क्योंकि वे कल पहले ही मिल चुके थे, हमारी बातचीत जल्दी हो गई। दोनों तुरंत दोस्त बन गए और जब तक मैं वहां से निकला वे पहले से ही नए हथियारों के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें वे बना सकते थे। और साथ ही कुरोबे कुछ अजीब रिसर्च करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि ये इसी वजह से है, लेकिन ऐसा लगा कि कुरोबे के पास रिसर्चर नाम की एक अनोखी स्किल थी। ये मेरी अपनी प्रेडेटर स्किल जैसी लग रही थी और ये चीज़ें बनाने के लिए थी, जिसमें फुल एनालिसिस, स्पेशल स्टोरेज और ट्रांसफॉर्म मटेरियल जैसी सब स्किल्स थी। स्पेशल स्टोरेज मूल रूप से मेरे स्टमक जैसा था और ट्रांसफॉर्म मटेरियल उसे चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति देता था। उसने इसे स्पेशल स्टोरेज में रखा था। उदाहरण के लिए वो स्क्रैप आयरन का एक बड़ा ढेर स्टोर कर सकता था और उसे आगे की प्रोसेसिंग के लिए ठोस सिल्लियों में बदल सकता था। कमोबेश मेरी कॉपी स्किल्स जैसी ही थीं। ये मज़ेदार था कि रिसर्चर ने कुरोबे को ऐसी स्किल्स दी जो सिर्फ उसी के लिए ही काम की थीं। उसे कंट्रोल फ्लेम और रेजिस्ट टेम्परेचर भी मिला, और हालांकि मैं उसे लड़ाई में भी हैंक दूंगा, लेकिन ये स्किल्स उसे मजबूत लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल प्रतिद्वंदी बना देंगी, है ना? हालांकि ऐसा लग रहा था कि वो आदमी खुद अपनी जिंदगी कटाना बनाने में लगाना चाहता था। अब कम से कम मुझे पक्का यकीन था कि हॉबगॉब्लिन को इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि उनके हथियार कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वे बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करें, मैं सच में चाहता था कि वे मेरे और दूसरे ओग्रे के लिए कुछ तलवारें बनाएं। मैंने कुरोबे को इस काम के लिए मैजिस्टील की काफ़ी बड़ी सप्लाई दी और उसे काम पर लगा दिया। मैं अब तक की सबसे अच्छी तलवारें बनाऊंगा। उसने अपनी बात साबित करने के लिए अपनी छाती पर मुक्का मारा। मैं इसका इंतजार कर रहा था। अपनी नाप लेने के बाद बेनीमारू और सोई फर के कपड़ों में बाहर आए। इतने हैंडसम लोग वे किसी भी चीज़ में अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत जलन हो रही है। हाँ, शुना और शियोन कहाँ है? हाँ, उसके बारे में बेनीमारू बताने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसे थोड़ा कुरेदने पर मुझे पता चला कि दोनों सादे फर पहनने से खुश नहीं थे। देखते हुए कि शुना के राजसी कपड़े कितने फैंसी थे, मुझे लगता है कि मैं उसे दोष नहीं दे सकता। उसने कहा कि वो बस अपने कपड़े ठीक कर लेगी, क्योंकि उसे सादा फर अपनी पसंद के हिसाब से बहुत खुजली वाला लग रहा था। राजकुमारी शुना, आप देखिए, सिलाई वगैरह में काफ़ी माहिर हैं। असल में हम में से सबसे अच्छी हैं। मैं इस पर विश्वास कर सकता था। उसने और शियोन ने ऐसे कपड़े पहने थे जिसे मैं सिर्फ सिल्क कह सकता हूँ, ये मानते हुए कि वो यहाँ मौजूद था। ये आसपास के हेलमॉथ नामक जीवों द्वारा बनाए गए कोकून से निकाले गए धागे को एक साथ बुनकर बनाया गया था। फिर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए धागे में बड़ी मात्रा में जादू डाला गया था। उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे जैसे कि भांग के कपड़े लग रहे थे, जो गॉब्लिन के पहने हुए फटे पुराने कपड़ों से बहुत अलग नहीं थे। हालांकि उनकी देखभाल ज्यादा अच्छे से की गई थी। बेशक हम एक ही तरह के पौधों की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ये मूल रूप से एक जैसा ही था। ओग्रे एक बड़ी मात्रा में कपास जैसी फसल उगाते थे, जिसे मुझे लगा कि शुना प्रोसेस कर पाएगी, और उससे बनने वाला कपड़ा काफी मजबूत था। ये रोजमर्रा के कपड़ों के लिए उपयोगी होगा, लेकिन ओह वो सिल्क! हमें निश्चित रूप से और ज्यादा सिल्क के लड़ाई के गियर की जरूरत है, क्योंकि ये अच्छी सुरक्षा देता है। ये गाम द्वारा हमारे लिए बनाए गए कवच के नीचे की बेस लेयर के लिए एकदम सही होगा। मैंने बेनीमारू के पीछे उसे जाते हुए देखकर ये बात उठाई। मैं समझा, बुने हुए कपड़े से बने कपड़े। हाँ, मैं सोच रहा था कि क्या हम सिल्क से कुछ बना सकते हैं। सिल्क! गाम के लिए ये कितनी हैरानी की बात थी, ये देखकर मैं हैरान था। हालांकि शायद मुझे हैरान नहीं होना चाहिए था, ये देखते हुए कि जब मैं वहां था तो ड्वार्फ किंगडम में वो चीज़ कितनी महंगी दिख रही थी। भांग और कपास के कपड़े हर जगह थे, लेकिन सिल्क दुर्लभ था। उन्हें ये बनाना भी नहीं आता था और मुख्य सामग्री बहुत कीमती थी। शायद मैं इसमें मदद कर सकता हूँ, सोई ने बीच में कहा। हेलमॉथ बी रैंक के राक्षस थे, जो अपने शरीर से निकलने वाले पाउडर से लोगों को मोहित करने में सक्षम थे, लेकिन लार्वा के रूप में वे निरक्षा थे। वे बस ऐसे कोकून ढूंढते थे जिनमें छोटे कीड़े होते थे और उन्हें इकट्ठा करते थे। मैंने कटाई का काम अपनी गॉब्लिन नाइट की टुकड़ी पर छोड़ने का फैसला किया, जिसमें सोई उन्हें सभी गुप्त जगहों पर ले जाएगा जिनके बारे में वो जानता था। जल्द ही मैं कुछ लार्वा पकड़कर उन्हें साइट पर एक बिल्डिंग में पालने की कोशिश करना चाहूंगा। ऐसा नहीं था कि मुझे इसके बारे में ज्यादा पता था कि ये कैसे काम करता है, लेकिन अगर वे पृथ्वी पर कैद में सिल्क के कीड़े पाल सकते थे तो ये संभव होगा। हालांकि शायद थोड़ी कोशिश और गलती करनी पड़ेगी। शुना और शियोन भी जल्द ही बाहर आ गए। उनके कपड़े फिर से फिट कर दिए गए। मैंने गाम और काफी बोर दिख रहे डोल्ड को बुलाया और औपचारिक रूप से शुना से मिलवाया। अरे वाह! जब मैंने उसे बातें समझाई वो चिल्लाई, मैं आपकी मदद कर पाऊंगी सर रिमिरू। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, मैंने काम बांटना शुरू कर दिया। शुना कपड़े बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के टेक्सटाइल और फैब्रिक बनाएगी।
गाम सिल्क से बने लड़ाई के गियर बनाएगा, डोल्ड बने हुए कपड़े और फैब्रिक को रंगेगा। उनके मिले जुले प्रयासों से जल्द ही हमारे पास वे सभी आरामदायक कपड़े होंगे जिनकी हमें ज़रूरत थी। जैसे ही हम इस बारे में बात कर रहे थे, मुझे अचानक लगा कि क्या हम इनमें से किसी भी चीज़ के लिए मेरे स्टिकी स्टील थ्रेड का उपयोग कर सकते हैं। मेरी कैंसल टेम्परेचर एबिलिटी को देखते हुए ये शायद ज़्यादातर गर्मी के हमलों को संभाल लेगा या कम से कम कपड़ों को आग से बचा लेगा। ओह धन्यवाद सर रेमेरू, शुना मुस्कुराई। मुझे यकीन है कि मैं आपके लिए सबसे अच्छा फैब्रिक बना पाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम करोगी। बस ये मुझ पर छोड़ दीजिए सर रेमेरू, उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा। कितनी प्यारी है, उसे इस तरह भरोसा किया जाना ज़रूर पसंद आया होगा। सिलाई उसका शौक था और राजकुमारी के कामों के दौरान इसका उपयोग करने से उसे बहुत प्रेरणा मिली। जहाँ तक मैं बौने भाइयों के बारे में बता सकता हूँ, ऐसी आकर्षक छोटी राक्षसी भी उन्हें बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ 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 बस उस पर कोई एक्शन मत लेना। वो क्यूट लग सकती है लेकिन वो जानलेवा थी। अगर उन्होंने उसे थप्पड़ मारने या कुछ और करने की कोशिश की तो मुझे बहुत शक है कि वे सूरज उगने तक जिंदा बच पाएंगे। मैं भी उसे इसके लिए गलत नहीं मानूंगा, जो कि बात थी। आज़ाद होना।